वगैरह से ज्यादा क्वेश्चन रहते हैं। एक महीना लगा दिया है, इससे तो अच्छे से हुआ करंट इलेक्ट्रिसिटी अब इससे अच्छे से नहीं हो सकता हमारा, अच्छे से करवा दिए। इसके आगे अपना मोस्ट प्रोबेबली अपना अगले हफ्ते से अपना मैग्नेटिक इफेक्ट्स वाला जो चैप्टर है वो भी शुरू हो जाएगा, तो उसमें भी कोई दिक्कत आनी नहीं चाहिए। वो भी अच्छा चैप्टर है वो, बल्कि इन सब चैप्टर से थोड़ा जल्दी भी खत्म हो जाना चाहिए। उसमें बहुत ज्यादा डेरिवेशंस वगैरह एज सच है नहीं, उसमें थोड़ा सा सिंपल फॉर्मूलाज हैं, याद बात कर लेंगे काम हो जाएगा। उसमें भी सॉल्व करने हैं क्वेश्चंस हमें अच्छे से। तो चलो आज की क्लास में सबसे पहला जो टॉपिक मैं स्टार्ट करवा रही हूँ वो है डिस्चार्जिंग थ्रू आरसी सर्किट। हमने पिछली क्लास में जो चार्जिंग वाला टॉपिक था वो पढ़ लिया था, तो अब हमें डिस्चार्जिंग वाली चीज और पढ़नी है। तो ये डिस्चार्जिंग का क्या मतलब होता है? सबसे पहले डिस्चार्जिंग का मतलब वैसे ही समझो कि अगर आपने रेजिस्टेंस नहीं लगा रखा, रेजिस्टेंस इज नॉट देयर, रेजिस्टेंस इज नॉट देयर, तो अगर आपके पास खाली एक सिंपल कोई कैपेसिटर है जिसको आपने चार्ज कर दिया है, देयर इज सम कैपेसिटर जिसको आपने कुछ चार्ज कर दिया है, आपका सपोज स्विच जो है वो ओपन है और आपके कैपेसिटर के ऊपर कुछ चार्ज है Q नॉट और यहाँ पर कुछ चार्ज है माइनस Q नॉट। सही है, दिस इज पॉसिबल कि हमारे पास एक कैपेसिटर है जो फुल्ली चार्ज, हमारे पास कैपेसिटर है। तो बेटा अब होगा क्या इस तरीके की सिचुएशन में, मेरी जो एक प्लेट है उस पर पॉजिटिव Q नॉट चार्ज है और दूसरी जो प्लेट है उस पर नेगेटिव Q नॉट चार्ज है। तो मतलब एक प्लेट पे तो इलेक्ट्रॉन्स कम है और दूसरी प्लेट पे इलेक्ट्रॉन्स बहुत सारे हैं। तो जैसे ही मैं ये वाला जो स्विच है इसको कनेक्ट कर दूंगी, जैसे ही मैं ये वाला स्विच कनेक्ट कर दूंगी, क्या होगा आप लोगों के हिसाब से? मैम चार्ज फ्लो करेगा, चार्ज फ्लो करेगा, चार्ज फ्लो करेगा, चार्ज फ्लो करेगा भाई। और चार्ज फ्लो कब तक करेगा? जब तक ये सारा चार्ज ही जीरो ना हो जाए, है ना? यही होना चाहिए ना बेटा, है ना? तो गुड इवनिंग। गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग बेटा। तो इसको हम कहते हैं अभी क्या कर रहे हैं बेटा, अभी हम डिस्चार्जिंग ऑफ द आरसी सर्किट डिस्कस कर रहे हैं। तो अभी जस्ट पहली चीज पढ़ाई है मैंने कि अगर हमारे पास खाली एक कैपेसिटर है जो फुल्ली चार्ज है, उस पर कुछ चार्ज है Q नॉट के बराबर, वो किसी सर्किट में है, जैसे ही मैं, अगर मेरे पास सिंपल सर्किट है, जैसे ही मैं उसको क्लोज्ड सर्किट में डालूंगी वैसे ही पॉजिटिव प्लेट और नेगेटिव प्लेट के जो चार्जेस है वो फ्लो कर जाएंगे ना, एक तरीके से इलेक्ट्रॉन्स फ्लो नहीं कर जाएंगे नेगेटिव प्लेट वाले पॉजिटिव प्लेट की तरफ, है ना? और आपका जो चार्ज है वो जीरो हो जाएगा। सो दिस इज नोन एज डिस्चार्जिंग। तो इस सिचुएशन में डिस्चार्जिंग टेक्स प्लेस इमीडिएटली। इस सिचुएशन में क्या हो रहा है? दैट डिस्चार्जिंग टेक्स प्लेस इमीडिएटली। अब वही सेम चीज तुम्हारी आरसी सर्किट में हो जाएगी, यस है ना? अगर तुम अब रेजिस्टेंस भी लगा दो तो यही सेम चीज तुम्हारी आरसी सर्किट में होगी, बस आरसी सर्किट में ये डिस्चार्जिंग वाली चीज को भी होने में टाइम लगेगा। इज दिस पार्ट ओके? ये तो सबको समझ में आ गया? यस मैम। ठीक है, तो डिस्चार्जिंग वाली चीज में भी यही सेम चीज हो रही है कि अब जैसे तुम्हारे पास ये कुछ चार्ज है, इस पे प्लस Q नॉट और इस पे कुछ चार्ज है माइनस Q नॉट इनिशियली, एंड वी हैव कनेक्टेड दिस विद अ रेजिस्टर, और उसके बाद तुम्हारा ये हमारे पास कोई स्विच है। तो आफ्टर बहुत ज्यादा टाइम, काफी ज्यादा टाइम के बाद यही होगा कि हमारा जो पूरा का पूरा कैपेसिटर है वो डिस्चार्ज हो जाएगा और उस पर जो चार्ज है वो जीरो के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो Q नॉट की वैल्यू जो है, उस Q की वैल्यू जो है वो हमारी जीरो हो जाएगी आफ्टर सम सर्टेन टाइम। So the same sort of situation is happening, but here the only difference is that discharging also takes some time. Also takes some time. Is this part clear to everyone? यस मैम। ठीक है, तो अब हमें वही सेम चीज जो चार्जिंग के लिए करी थी वो हम यहाँ पर भी कर सकते हैं। तुम निकाल सकते हो कि कितना टाइम लगेगा, तुम निकाल सकते हो कि कितना टाइम लगेगा। वो कैसे निकालोगे? सपोज हमारे पास कोई कैपेसिटर है, सपोज हमारे पास कोई कैपेसिटर है जो इनिशियली वही Q नॉट चार्ज था उसके ऊपर, और अब हमने कोई रेजिस्टर उसके साथ में लगा रखा है, एंड आई एम हैविंग अ स्विच एज वेल। एंड मैंने स्विच ही टेढ़ा मेढ़ा बना दिया, बट ठीक है, एंड हमारे पास स्विच भी है। ये हमारा कैपेसिटर है, इस पे कुछ चार्ज है प्लस Q नॉट एंड माइनस Q नॉट। ये हमारा रेजिस्टर है, ये हमारा स्विच है। अब अगर मैं इसको इनिशियली देख रही हूँ एट टाइम t इज इक्वल्स टू जीरो, तो टाइम t इज इक्वल्स टू जीरो क्या हो रहा है? अच्छा बेटा, कैपेसिटर फुल्ली चार्ज है। कैपेसिटर हमारा फुल्ली चार्ज है, तो सर्किट में कुछ करंट भी होएगा? नो मैम। यस मैम। क्यों? कैपेसिटर फुल्ली चार्ज है। सपोज स्विच अगर हमारा क्लोज कर देते हैं हम, अगर हमारा स्विच हम क्लोज कर देते हैं तो t इज इक्वल्स टू जीरो पे कैपेसिटर पे चार्ज हमारा Q इज इक्वल्स टू Q नॉट फुल है। तो एक तरीके से अगर हमारा सर्किट में करंट फ्लो करता है तो करंट कितना फ्लो करेगा सर्किट में? Q नॉट RC के बराबर, Q नॉट अपॉन RC के बराबर, एज सून एज आई क्लोज द स्विच। यस यस मैम। ठीक है, सो नाउ व्हेन आई क्लोज द स्विच, अब सपोज आई एम ऑब्जर्विंग इट आफ्टर सम टाइम, स्विच मैंने क्लोज कर दिया, जब स्विच इज क्लोज्ड, जब मैंने स्विच क्लोज कर दिया उसके कुछ टाइम बाद में उसको ऑब्जर्व कर रही हूँ, तो नाउ माय कैपेसिटर स्टार्ट्स डिस्चार्जिंग। नाउ माय कैपेसिटर स्टार्ट्स डिस्चार्जिंग।
तो ये जो I नॉट है, दिस इज बेसिकली द मैक्सिमम करंट विच कैन फ्लो इन दिस सर्किट. कैपेसिटर स्टार्ट्स डिस्चार्जिंग. तो अब आपका कैपेसिटर स्टार्ट्स डिस्चार्जिंग होगा, तो मैं कोई इंटरमीडिएट स्टेट बीच की कंसिडर कर लेती हूँ. बीच की एक इंटरमीडिएट स्टेट कंसिडर कर लेते हैं हमारे डेरिवेशन के हिसाब से. एंड लेट मी से दैट आफ्टर सम टाइम t, जो मेरा चार्ज था कैपेसिटर पे वो Q नॉट की जगह कुछ Q में चेंज हो गया. ठीक है, अब हमने स्विच जो है वो तो मस्त ऐसे बंद कर दिया है. So after we close the switch, now the charge on my capacitor has changed from, पहले था प्लस Q नॉट और माइनस Q नॉट, अब मेरा जो चार्ज है वो हो गया कुछ प्लस Q एंड माइनस Q. Now my charge is plus Q and it is minus Q, and this has happened after some time t. This has happened after some time t. तो तुम लोग देख सकते हो at time t, अब मेरा जो चार्ज है वो डिक्रीज हो गया है. Yes, चार्ज है, अब मेरा जो चार्ज है वो ऑब्वियसली डिक्रीज हो गया क्योंकि मेरा कैपेसिटर जो है वो डिस्चार्ज हो रहा है. एंड करंट मैं बोल देती हूँ कुछ फ्लो कर रहा है आई के बराबर. फ्लो कर रहा है. तो तुम लोग देख सकते हो कि जैसे जैसे मेरा टाइम बढ़ेगा वैसे वैसे ही जो चार्ज है वो भी डिक्रीज होएगा और करंट भी मेरा चेंज होता रहेगा. करंट की वैल्यू भी एक तरीके से डिक्रीज ही होनी चाहिए इस सिचुएशन में. करंट की वैल्यू भी हमारी डिक्रीज ही होगी. तो अब इसको हम डिराइव भी कर लेते हैं. यही सारी चीजें यूज करके इसको डिराइव भी कर लेंगे. अगर हम यहाँ पर इस लूप के अंदर केवीएल लगाते हैं तो हमारे पास क्या आएगा बेटा? इफ आई अप्लाई केवीएल इनसाइड दिस लूप, सपोज करंट Q by C और IR. वेरी गुड. Q by C और IR की टर्म आएगी ना. ये कर लिया नोट डाउन? चलो आगे. मैम एक सेकेंड. अच्छा, तो हमारे पास क्या टर्म आएगी? माइनस Q by C प्लस IR, क्योंकि हम करंट के डायरेक्शन में ही चल रहे हैं. माइनस IR आएगा ना सेम डायरेक्शन. माइनस Q by C, ठीक है चलो. माइनस Q by C करंट की डायरेक्शन मैंने उल्टी ले ली है क्या? हाँ, मैंने करंट की डायरेक्शन गलत ले ली है. मैम ये Q नॉट RC कैसे होंगे? क्या बेटा? Q नॉट बाय RC. Q नॉट बाय RC कैसे हो गया? बताओ कैसे होएगा Q नॉट बाय RC? मैम Q नॉट बाय C वोल्टेज होगी और V बाय R इज इक्वल्स टू I. है ना. Q नॉट बाय V हो गया ना एक तरीके से. तो आपकी जो वोल्टेज होगी वो RC के बराबर हो जाती है ना. कुछ ऐसा चलता है ना मामला यहाँ पर, ओके. है ना बेटा. I इज इक्वल्स टू V बाय R होता है ना, उससे लगा लो. सही है बेटा. हाँ, तो I Yes, इज ma'am. इक्वल्स टू V बाय R होता है. तो V की वैल्यू तुम्हारी Q नॉट बाय C आ जाएगी. अब यहाँ पर करंट की डायरेक्शन हमारी उल्टी होगी ना. पॉजिटिव से नेगेटिव लेंगे तो करंट की ये डायरेक्शन ले लेते हैं. अब एक बार लगाओ. अब अगर मैं KCL लगाऊंगी तो ये पॉजिटिव है. माइनस Q plus no, IR. C प्लस IR. ठीक है, तो हमारे पास किस तरीके से आ जाएगा एक्सप्रेशन? इफ आई एम अप्लाइंग KCL ऑन अप्लाइंग KVL, सॉरी नॉट KCL, ऑन अप्लाइंग KVL, we will get minus Q by C plus IR, minus Q by C plus IR must be equal to 0. तो यहां से मेरे पास I की कुछ वैल्यू आ गई. I की कितनी वैल्यू आ गई हमारे पास? Q upon RC Q आ जाएगी upon ना. RC. This must be equals to minus dq by dt. Minus I am applying because this is decreasing with time. ठीक है, नेगेटिव मैं इसीलिए बता रही हूँ कि जो चार्ज है कैपेसिटर का वो जैसे जैसे टाइम डिक्रीज हो रहा है इट इज डिक्रीजिंग. दैट इज व्हाई आई एम अप्लाइंग अ नेगेटिव साइन हियर. सो आई कैन इंटीग्रेट दिस नाउ. ठीक है, नाउ आई कैन वेरी वेल इंटीग्रेट इट. तो मैं इंटीग्रेट क्या करूंगी? dq अपॉन q को एक साइड पे ले लो और dt अपॉन RC तुम्हारा एक साइड पे आ जाएगा. नेगेटिव साइन भी आ जाएगा यहीं पर. और इसको इंटीग्रेट कहां से कहां तक करोगे? सपोज Q नॉट इनिशियल चार्ज था, Q फाइनल चार्ज है. इनिशियली टाइम 0 था, फाइनल कुछ टाइम t है. यही तो हमने स्टेट लिया ना. तो अब अगर इसको मैं इंटीग्रेट करती हूँ यहाँ पर ln की टर्म आ जाएगी. Yes, आई ma'am. विल गेट ln ऑफ Q अपॉन Q नॉट. एक स्टेप मैं खा गई हूँ बीच में. Yes, एंड ma'am. दिस विल बी इक्वल टू व्हाट? माइनस t अपॉन RC. यहाँ Yes. से आ गया. एक्सपोनेंशियल वाला टर्म भी आ जाएगा यहीं से, है ना. इसको अगर मैं और फर्दर सॉल्व करूंगी तो Q अपॉन Q नॉट, is equals to e की पावर माइनस t by r. which means that Q की वैल्यू कितनी हो जाएगी? Q नॉट इंटू e की पावर माइनस t अपॉन RC. इज दिस ओके? Yes, हम ma'am. उसमें 1 माइनस आ रहा था इसमें. हाँ, उसमें 1 माइनस आ रहा था क्योंकि उसमें जो हमारा चार्ज था वो धीरे धीरे इंक्रीज कर रहा था, है ना. तो वहां पे हमारा जो चार्ज था दैट वाज इंक्रीजिंग विद टाइम. वो एक्सपोनेंशियल इंक्रीज था. यहाँ पे हमारे पास जो चार्ज है वो भी डिक्रीज कर रहा है. और अगर यहीं से मैं करंट की वैल्यू निकालती हूँ तो करंट की क्या वैल्यू आएगी? इसको डिफरेंशिएट करती हूँ अगर तो मैं माइनस dq अपॉन dt तुम्हारा करंट है तो करंट की बताओ क्या वैल्यू आएगी? Q नॉट into minus t by RC into e की पावर minus t by R.
हाँ, क्यू नॉट इंटू माइनस टी बाई आरसी नहीं आएगा, खाली क्यू नॉट अपॉन आरसी आएगा और नेगेटिव नेगेटिव कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो क्यू नॉट अपॉन आरसी ई की पावर माइनस टी अपॉन आरसी एक्सप्रेशन आएगा तुम्हारा करंट का। एक बार वेरीफाई करो, इज दिस करेक्ट? Yes. Yes, ma'am. Yes, है ना, ma'am. करंट की वैल्यू तुम्हारी माइनस डी क्यू बाई डी टी है ना बेटा। तो ये इस तरीके का हमारे पास एक्सप्रेशन करंट का आ गया। तो यहाँ से एक इंपॉर्टेंट चीज नोट करने की क्या मतलब है कि दोनों की दोनों जो चीजें है वो मेरी डिक्रीज हो रही है। करंट इज ऑल्सो डिक्रीजिंग विद टाइम, चार्ज इज ऑल्सो डिक्रीजिंग विद टाइम। तो अगर हम इसका ग्राफ प्लॉट करते हैं तो हमारे पास किस तरीके का मैं ग्राफ आरसी बनेगा कैसे हुई? बेटा? अगर आप ई रेज टू दी पावर माइनस टी अपॉन आरसी को डिफरेंशिएट करोगे तो माइनस वन अपॉन आरसी का फैक्टर आएगा ना। हाँ, डिफरेंशिएट करेंगे ना, आई इज इक्वल टू माइनस डी क्यू बाई डी टी होता है, तो इसको डिफरेंशिएट करने पे माइनस वन अपॉन आरसी का फैक्टर आएगा और एक नेगेटिव हमारे पास एक्सप्रेशन में है ही। सही है? तो चलो, तो अब अगर मैं सपोज ग्राफ प्लॉट कर रही हूँ चार्ज का, आई एम प्लॉटिंग द ग्राफ ऑफ चार्ज विद टाइम, तो हमें पता है कि ग्राफ एक्सपोनेंशियली डीके करेगा, है ना। एक्सपोनेंशियली डीके वाला हमारा कुछ ग्राफ बनेगा, इस तरीके से हमारा ग्राफ बनेगा। तो ये जो है ये हमारी मैक्सिमम वैल्यू है विच इज क्यू नॉट, कि चार्ज पे मैक्सिमम वैल्यू हमारी कितनी थी और धीरे धीरे हमारी ये चीज डिक्रीज कर रही है। अगर तुम यहाँ से टाइम कांस्टेंट को डिफाइन करोगे, वो भी बता दूंगी कैसे डिफाइन करना है। अगर हम टाइम कांस्टेंट को डिफाइन करते हैं, अगर तुम टी की वैल्यू आर सी के बराबर लग दो, है ना, तो वन अपॉन एक्सपोनेंशियल का फैक्टर आ जाएगा तुम्हारे पास। तो वहां से जो वैल्यू आती है वो तुम्हारे पास आती है दैट एट टाउ, हाँ 0.37 तुम्हारे पास वैल्यू आ जाएगी। सो एट टाउ इज इक्वल्स टू आरसी 0.37 क्यू नॉट वैल्यू आएगी। तो यहाँ पे टाइम कांस्टेंट को हम कैसे डिफाइन करेंगे बेटा? जब मेरा करंट, जो मेरा चार्ज है वो 0.37 हो गया उसकी एक्चुअल वैल्यू के, तब हमारा टाइम कांस्टेंट अचीव हो जाता है। इसी के साथ में करंट के भी तुम सेम ग्राफ बनाओगे, एग्जैक्टली सेम कॉपी कैट ग्राफ बनेगा करंट का भी। वी विल हैव सम मैक्सिमम वैल्यू आई नॉट विच इज क्यू नॉट अपॉन आरसी। ठीक है, फिर तुम्हारा करंट भी एक्सपोनेंशियली डीके होएगा, करंट विल आल्सो डीके एक्सपोनेंशियली। आफ्टर दैट यहाँ पर भी तुम सेम तरीके से टाइम कांस्टेंट को डिस्क्राइब कर सकते हो, टाउ इज इक्वल टू आरसी पे करंट की वैल्यू भी 0.37 हो जाएगी क्यू नॉट अपॉन आरसी। सही है, दोनों के एक्सप्रेशंस हमें क्यू नॉट अपॉन आरसी, हाँ ठीक है ना, करंट की वैल्यू इनिशियली आई नॉट की वैल्यू क्यू नॉट अपॉन आरसी थी ना। दोनों के एक्सप्रेशंस हमें पता है, क्यू की वैल्यू कितनी हो जाएगी, Q will be equals to Q naught e raised to minus T upon RC, and the value of current in this case will be Q naught upon RC e raised to minus T upon RC. Is this okay? Yes. ठीक है, तो तुम अब यहाँ से जो रिलैक्सेशन वो टाइम कांस्टेंट है, टाइम कांस्टेंट को भी ऐसे ही डिफाइन करोगे कि कितने टाइम में करंट 30 दिस 0.37 की जगह 36.8% होता है आइडियली, 0.368। तो कितने टाइम में हमारा जो करंट है वो इतनी वैल्यू पे डिटीरियोरेट कर गया है कि उसकी 0.368 टाइम्स हो गई है, या फिर 36.8% हो गया है, या फिर हमारा जो चार्ज है वो 36.8% पे रिड्यूस कर गया है अपने मैक्सिमम चार्ज से। उसको हम कहते हैं कि हाँ भाई मेरा टाइम कांस्टेंट वाला जो चीज है वो अचीव हो चुका। इज दिस पार्ट आल्सो ओके गाइस? Yes. Yes, ma'am. बस एक सेकंड। हाँ बेटा कोई नहीं, नोट डाउन कर लो, फिर आगे चलूंगी। मैम वो कैपेसिटर वाला तो आ गया था, बट मैम वो जो आपने वीडियो भेजी थी ना वो अभी देखी नहीं है। एक बार वो वीडियो देखना, मैंने भी ना उसका सॉल्व करके पेपर पे लिखा, तो पर फिर मेरे को लगा कि अगर मैं वो सोल्यूशन आपको भेजती हूँ उससे अच्छा वो वीडियो देखो। मैंने जानबूझ के एक वीडियो सर्च करी, वो एक बार वीडियो देखना, उसमें बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है। उसमें हमारा ये सिमेट्री वगैरह का कॉन्सेप्ट भी यूज नहीं हो रहा, उसमें उन्होंने इस तरीके का कॉन्सेप्ट यूज करा कि ए पॉइंट पे आप देखोगे वहां पे 6 कनेक्शंस हैं, यस है ना। तो अगर आई करंट टोटल सर्किट में से फ्लो कर रहा है तो ए बी वाली वायर में से खाली I/6 करंट फ्लो करेगा। और यही सेम चीज आप बी कनेक्शन के लिए भी देख सकते हो कि बी के साथ में भी तो मेरे 6 कनेक्शन है, तो जितना करंट बी की तरफ आएगा वो भी तो 6 डायरेक्शंस में डिवाइड हो जाएगा ना। तो उन्होंने फाइनल उस तरीके से सुपर इम्पोज करके सर्किट में टोटल करंट निकाल के वहां से एक बार रेजिस्टेंस निकाली है। तो बहुत प्यारा सा तरीका है, उसमें आपका सिंपल लॉजिक लग रहा है और कुछ नहीं लग रहा उसके अंदर। तो एक बार देखना जरूर, वो वीडियो काफी इंटरेस्टिंग थी। मैम हो गया। हो गया बेटा? चलो अब ये वाला क्वेश्चन देखो, इसको कैसे सॉल्व करेंगे हम लोग।
मैम जैसे आपने उसका बताया था चार्जिंग के लिए, उसी मेथड से हाँ करो, सॉल्व करने की कोशिश करो एक बार। कैसे सॉल्व करोगे, थोड़ी सी हिंट दे देती हूँ इसको सॉल्व करने के लिए ना। ये चीज देखो, बट यहाँ पर अगर मैं इनिशियली देख रही हूँ तो इनिशियली ये वाली जो प्लेट है ये पॉजिटिव गिवन है, इस पे तुम्हारा चार्ज कितना होगा, 20 माइक्रोकूलम। यस मैम। और ये वाली प्लेट पे कुछ -20 माइक्रोकूलम चार्ज होएगा। ये वाली जो प्लेट है इस पे तुम्हारा कुछ चार्ज होएगा, कितना होएगा, 5 3 15। 15 माइक्रोकूलम। और इस पे कितना चार्ज होएगा, -15 माइक्रोकूलम। तो एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज तुम ये देखो कि तुम्हारा जो मेजर करंट की डायरेक्शन रहेगी ना, वो इस फॉर्म में रहेगी। ये 20 माइक्रोकूलम वाला चार्ज चाहेगा कि मैं फ्लो कर जाऊं सर्किट में ताकि सब कुछ इक्वल पोटेंशियल टाइप्स हो जाए। तो कुछ इस तरीके से तुम्हारा जो करंट है वो फ्लो करेगा। इज दिस ओके? यस मैम। Yes, ma'am. ठीक है, इस तरीके से मेरी करंट की डायरेक्शन रहेगी। तो इसका मतलब है कि अगर मेरा करंट कुछ ऐसे फ्लो किया तो पॉजिटिव चार्ज यहां से निकल के यहां पर पहुंच रहा है, कुछ इस तरीके की सिचुएशन हो रही है ना। तो अगर मैं यहाँ पर कुछ एट एनी इंटरमीडिएट टाइम कैसे हो रहा है? बेटा, 2 कैपेसिटेंस से 10 वोल्ट उसके अक्रॉस आपको वोल्टेज दे रखी है, तो Q इज इक्वल टू CV हो जाएगा ना बच्चा। ठीक है बेटा, तो एट एनी इंटरमीडिएट टाइम T लेट Q चार्ज फ्लो इन द सर्किट। I करंट फ्लो कर रहा है एंड Q चार्ज फ्लो कर रहा है। तो अगर Q चार्ज मेरा सर्किट में फ्लो करा एट एनी इंटरमीडिएट टाइम, होगा क्या कि ये 20 वाली प्लेट से तो उतना चार्ज माइनस हो जाएगा, 20 माइनस Q, है ना बेटा। और ये 15 वाली प्लेट पे कुछ ऐड हो जाएगा, ये वाला चार्ज दिख रही है ये चीज। तो Yes, ma'am. 15 प्लस KVL लगा सकते हैं. 15 प्लस Q आ जाएगा। बिल्कुल सही बोल रहे हो, मैं वहीं तक तुम्हें लेके जा रही हूँ, उसके बाद केवीएल तुम लोग लगाना। फिर ये वाला जो प्लेट है इस पे कितना चार्ज हो जाएगा, -15 माइनस Q, इसी का तो नेगेटिव होएगा। और यहाँ पर कितना चार्ज हो जाएगा तुम्हारा, -20 प्लस Q। अब लगा सकते हो केवीएल, Yes, ma'am. राइट। नाउ वी कैन अप्लाई केवीएल। एक बार अप्लाई करो केवीएल को। सपोज एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन ले लेते हैं। इक्वेशन बताओ क्या आएगी, क्या आ जाएगी भाई। ये पहले 20 माइनस Q आएगा ना तुम्हारे पास, तो 20 माइनस Q डिवाइडेड बाय द कैपेसिटेंस, है ना, Q बाय C हो जाएगी ना वोल्टेज। प्लस अब इसकी कितनी हो जाएगी, ये वाली प्लस है, ये वाली तुम्हारी माइनस होगी, तो यहाँ पर तुम्हारे पास माइनस आएगा, -2i। इसके आगे क्या आ जाएगा, -15 प्लस Q, -15 प्लस Q अपॉन 3 माइक्रोफैरेड है ना वो, मस्ट बी इक्वल टू 0। अब देखो यहाँ पर मैंने चार्ज भी तुम्हारा माइक्रोकूलम में है, कैपेसिटेंस जो है वो भी तुम्हारी माइक्रोफैरेड में गिवन है, तो दोनों का जो फैक्टर है वो तुम्हारा कैंसल आउट हो जाएगा। तो यहाँ से तुम लोग Q और I की तुम्हारे पास एक इक्वेशन बन गई। Yes. तो एक बार Yes. बताओ क्या इक्वेशन बन रही है यहाँ से Q की, बताओ। 5Q minus 12y is equals to 30. Ma'am, -60i -90 is equals plus 7q is equals. I बता दो Q के टर्म्स में कितना आ रहा है, क्योंकि वहीं से तो dQ/dt से इंटीग्रेट करोगे ना। Ma'am, 5Q minus 30 upon 12. यार मेरा उल्टा आया है, एक बार चेक ही करते हैं फिर। इसमें इक्वेशन क्या बन जाएगी, 20 नहीं 30 हो जाएगा ना, 6 से पूरा मल्टीप्लाई होगा एक तरीके से। तो तुम्हारे पास आ जाएगा 60 माइनस 3Q माइनस 12y माइनस 30 माइनस 2Q मस्ट बी इक्वल टू 0। तो ये Q सारे इकट्ठे लेकर इधर ले जाऊंगी तो तुम्हारे पास 5Q की, नहीं तो बेटा नेगेटिव की जो टर्म है ना यहाँ पे I में, I को इस साइड पे ले जाओ, 12y विल बी इक्वल टू 30 माइनस, हाँ तो तुम्हारे पास I की वैल्यू आएगी 30 माइनस 5Q अपॉन 12, ये Yes, आई ma'am. वैल्यू। Yes, ma'am. ठीक है, हाँ बेटा, यहां तक क्लियर है सबको। Yes, ma'am. ठीक है, Yes, अब ma'am. इसके आगे इसको इंटीग्रेट करके एक बार आंसर निकाल लेंगे ना। क्यू की तुम्हें वही तो बताना है कि क्यू की इक्वेशन बता दो एज अ फंक्शन ऑफ टाइम।
तो तुम्हें यही तो बताना है कि करंट कैसे फ्लो कर रहा है बता दो, तो यहाँ से तुम इंटीग्रेट कर लो अब इसको। ठीक है, इसको अगर मैं इंटीग्रेट करती हूँ तो Q वाली अब I की वैल्यू dQ by dt के बराबर होती है, तो मेरे पास क्या इक्वेशन बनेगी, दैट dQ by dt मस्ट बी इक्वल्स टू 30 minus 5Q 30 minus 5Q upon 12। सही है ना बेटा? तो एक तरीके से मेरे पास क्या आ गया, dQ upon 30 minus 5Q will be equals to dt upon 12। तो अगर मैं इसको इंटीग्रेट करूंगी, कहां से कहां तक करोगे, इनिशियली सपोज तुम्हारा जीरो चार्ज फ्लो कर रहा है, इनिशियली तुम्हारा जीरो चार्ज फ्लो कर रहा है, फाइनली तुम्हारा Q चार्ज कुछ फ्लो कर रहा है जीरो से लेकर T टाइम तक, क्योंकि इनिशियली तो सिस्टम तुम्हारा स्टेडी स्टेट में है ना, सारी चीजें स्टेबल है, जब तुम चार्ज फ्लो करना अलाउ करोगे तभी तो चार्ज फ्लो करेगा। तो इसको अगर इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आ जाएगा बेटा, यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज कर लोगे, इसका शॉर्ट में लिख दूं आंसर फाइनल। मैम ln 30 minus 5Q by 30 is equals to T by 12। ठीक है, ठीक है, यहाँ पर ना एक -1/5 की भी टर्म आएगी, एक बार चेक करना, जब इसको इंटीग्रेट करोगे तो -1/5 ln 30 minus 5Q upon 30 आएगा। ये क्यों आ रहा है? यस मैम, यही आ रहा है। सब्स्टिट्यूशन वाले। हाँ, क्योंकि सब्स्टिट्यूशन अगर तुम यूज करोगे तो 30 minus 5Q को कुछ U डालोगे, तो DQ की वैल्यू तुम्हारी -1/5 DU आएगी। ठीक है बेटा, तो डिवाइडेड बाय विल बी इक्वल टू T अपॉन 12 आएगा। इसको अगर हम फर्दर सॉल्व करेंगे तो मेरे पास 30 minus 5Q अपॉन 30 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये इधर इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, -5T अपॉन 12। सही है ना बेटा? तो इसको जब मैंने सॉल्व करके 5Q की वैल्यू लिखी थी, इधर ले जाओ इसको, तो यहाँ पे तो 1 बचेगा, और मैम यहाँ वहाँ पर पे तुम्हारे 5T के पास, साथ एक्सपोनेंशियल आएगा ना। हाँ, वहां पे तुम्हारे पास एक्सपोनेंशियल आएगा, ये लो एक्सपोनेंशियल लिख देते हैं, EXP। सही है, ठीक है। अगर Yes. ln हटाया मैंने भी, मतलब कुछ मिसिंग लग रहा है इसमें, मुझे समझ नहीं आ रहा था क्या। इसके बाद फिर Q की वैल्यू तुम्हारे पास, यहाँ से जब इसको सॉल्व करोगे, मेरी जो वैल्यू आई थी दिस वाज दिस 1 minus e raised to -5T upon 12। इज दिस ओके? यस मैम, यही आ रहा है। ठीक है, Yes, तो ma'am. दिस इज द चार्ज व्हिच इज फ्लोइंग इन दिस सॉर्ट ऑफ अ सर्किट। तो इस तरीके की हो जाएंगी कैलकुलेशन बेटा। मैम इसका शॉर्टकट नहीं है? इसका शॉर्टकट, क्योंकि देखो यहाँ पे तुम्हारे पास कैपेसिटर ज्यादा आ गए ना, है ना, एक से ज्यादा Yes, कैपेसिटर ma'am. होंगे तो दिस मेथड वर्क्स गुड। इसका शॉर्टकट मुझे मिला नहीं, मैं सोच तो रही थी कि मिल जाए, पर मिला नहीं मुझे अनफॉर्चुनेटली, वो पिछले वाले का तो मिल गया था, क्योंकि यहाँ पर एक डिस्चार्ज हो रहा है, एक तुम्हारा थोड़ा चार्ज हो रहा है ना, एक में चार्ज कम हो रहा है, एक में चार्ज ज्यादा हो रहा है। यस मैम। चलूं आगे बच्चों, मैम अगली वाली स्लाइड। अगली वाली दिखाऊं तो देख लो बेटा। तो ये चार्जिंग डिस्चार्जिंग में इतना ही पढ़ना है, अब तुम्हारा यही काम है कि इसके क्वेश्चन सॉल्व करो ताकि अलग अलग तरीके के क्वेश्चंस दिखें। यही सेम कॉन्सेप्ट तुम्हारे इसी तरीके से अलग अलग जगहों पे लगेंगे, तो ट्राई टू अप्लाई दीज थिंग्स। अभी अगले टॉपिक पे मैं मूव ऑन कर रही हूँ, जो है पावर वाला जो टॉपिक हमें पढ़ना है वो। तो पहले एक बार पावर वाले सारे टॉपिक में, छोटा सा टॉपिक है, ज्यादा उसमें चीजें है नहीं, वो कर लेंगे, उसके बाद उसके क्वेश्चंस करेंगे। चलूं बेटा आगे। मैम वैसे प्रैक्टिकली एक चीज पूछनी थी। हम्म, मैम जो हम प्रैक्टिकली लाइफ में एक्सपेरिमेंट करते हैं उसमें कैपेसिटर का खुद का कोई रेजिस्टेंस नहीं होता? होती है, उसको हम इम्पीडेंस भी कहते हैं, ये भी हम बाद में डील करेंगे भी LCR सर्किट्स में। ठीक है, कि रेजिस्टर्स भी ट्राई करते हैं कि उनके भी अक्रॉस जो फ्लो ऑफ चार्ज हो रहा है वो उसको ऑब्स्ट्रक्ट करते हैं, तो वो वाली चीज फिर हम इम्पीडेंस से मापते हैं, तो वो भी जब LCR सर्किट पढ़ेंगे तब ये भी पढ़ोगे तुम लोग। ओके ठीक है, अभी तो स्टार्ट हुआ है, अभी फिजिक्स अभी स्टार्ट हुआ है, अभी चलने दो धीरे धीरे, लंबे लंबे चैप्टर्स हैं फर्स्ट टर्म के तुम्हारे थोड़े। हाँ मैम बेटा, एक क्वेश्चन भी था ना जिसमें कैपेसिटर के बीच में रेजिस्टिविटी थी, तो फिर मैम उसमें ना लीकेज वाले जो क्वेश्चन था मैम, उसमें डायरेक्ट आई निकालने से आ रहा था आंसर, मैम ठीक है। माइनस करने से नहीं आ रहा था। अच्छा, नहीं ये वाला क्वेश्चन मुझे भेजना, ये मुझे इंटरेस्टिंग लगा था, मेरे को ये मिला नहीं लेकिन क्वेश्चन। मैम वो भेजा था ना आपको सॉल्यूशन एक बार। एक सेकंड रुको, राइट 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 राइट, वो बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था अंजलि वाला, वो एक बार अंजलि जो हमारा डाउट ग्रुप है ना उस पर भी डालना। ओके मैम। ठीक है, एक बार ये अच्छे अच्छे क्वेश्चन जो होते हैं तो तुम डाउट ग्रुप पे भी डाल दिया करो, ताकि मैं तो चलो भेज दूंगी सोल्यूशन, बट बाकी बच्चे भी उसको देख के ना एक बार ट्राई करेंगे कि हाँ ये कैसे हो रहा है, या फिर ऐसा क्वेश्चन क्या है, तो उनको भी थोड़ा मजा आएगा जीवन में। सही है ना? तो बाकी अपने जो ये क्लासमेट्स हैं उनको भी थोड़ा ऐसा फन कराते रहो सब बच्चे। चलो अब बेटा अपना अगला कॉन्सेप्ट शुरू करते हैं। बच्चों म्यूट कर लो अपने आप को बेटा, थैंक यू वेरी मच। तो अब हमें पावर की बात करनी है। ठीक है, अब हमें पावर की बात करनी है। यार वैंडी आप जनरेटर मैंने करवा दिया था अजय, एक बार Yes, मेरे sir, बिटली लिंक में revision जाकर class. देखना।
हाँ, एक बार हमारी रिवीजन क्लास थी, तब मैंने कैपेसिटर के क्वेश्चंस और वैन डी ग्राफ जनरेटर साथ में करवा दिया था। तो ये वाला टॉपिक हो चुका है हमारा, तो एक बार चेक करना, जो बिटली लिंक है उसके अंदर रिवीजन क्लास के अंदर वैन डी ग्राफ जनरेटर का टॉपिक मैंने डाल रखा है। ठीक है बेटा, अब पावर सप्लाइड की बात कर लो। तो भाई तुम लोगों को ये पता है कि अगर आप चार्ज को एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसपोर्ट कर रहे हो तो पोटेंशियल एनर्जी में कुछ ना कुछ चेंज आ जाता है। पोटेंशियल एनर्जी में कुछ ना कुछ चेंज आता है, नहीं आता? यस मैम। तो अगर आपके पास सपोज आपको गिवन है दैट नेट चार्ज, सपोज नेट चार्ज डेल्टा क्यू, स्क्रीन पॉज। एक सेकंड बेटा, आ गई बेटा? ठीक है, सपोज तुम्हारा कुछ नेट चार्ज है डेल्टा क्यू एंड यू आर मूविंग दैट, एक सेकंड मेरी स्क्रीन पे से गायब हो गया। अच्छा, नेट चार्ज डेल्टा क्यू moves through a potential difference V, moves through a potential difference V, moves through a potential difference V in time delta t, in time delta t। तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी को कैसे लिखेंगे? चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा? V into delta Q। वेरी गुड, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, change in potential energy which is the work done by the source of EMF, work done by the source of EMF, छोटा सा जो work done आपका source of EMF कर रहा है, that is equals to what? E multiplied by delta Q। सही है ना? तो अगर हम यहाँ पर अब dW by dt ले लेते हैं, सपोज हमारा, सपोज कंसिडर डेल्टा t to be small, डेल्टा t to be small, डेल्टा टी टू बी स्मॉल। तो यहां से तुम एक इंपॉर्टेंट चीज देख सकते हो, दैट dw by dt तुम्हारा कितना आएगा? dw by dt की वैल्यू तुम्हारी कितनी आ जाएगी? e dq by dt, ओ सॉरी e की जगह v आएगा ना बेटा, यस मैम। है ना? v dq by dt आ जाएगी बच्चों। तो दिस इज इक्वल्स टू vi। और अब ये पावर क्या होता है? यही तो पावर होती है। यस मैम। मैम ऊपर भी V आएगा ना? हाँ, ऊपर मैं v डाल रही हूँ ब्लू में चेंज करके, बट यही तो तुम्हारी पावर होती है। पावर यही तो होती है कि कितने टाइम में तुमने कितना काम कर लिया, वही तो तुम्हारी पावर होती है। तो जो भी तुम्हारी बैटरी होती है उसका पावर आउटपुट तुम इसी तरीके से लिखते हो, दिस इज द पावर इन अ बैटरी। तो पावर आउटपुट ऑफ अ बैटरी, पावर आउटपुट ऑफ अ बैटरी हमेशा तुम इसी तरीके से लिखोगे। पावर आउटपुट ऑफ अ बैटरी तुम्हारा कितना हो जाएगा? पी की वैल्यू कितनी हो जाएगी? EI के बराबर। इज दिस पार्ट ओके? मैम VI। अच्छा, मैंने ना अपने नोट्स में EI लिख रखा है और मैंने सोचा कि अब क्लास में VI करवाऊंगी क्योंकि बच्चों को कंफ्यूजन होगी वरना। सही है? यस मैम। ठीक है बेटा, ये वाली चीज क्लियर है? Yes, चलो ma'am. आगे। मैम एक सेकंड बस। अच्छा, नोट डाउन कर लो फिर आगे चलती हूँ। ठीक है, अब बैटरी में ना तुम्हारे दो केसेस बनते हैं। बैटरी जो होती है वो चार्ज और डिस्चार्ज हो सकती है, तो डायरेक्शन क्या है करंट की, उसके हिसाब से बैटरी पावर देती भी है और बैटरी पावर ले भी सकती है। तो ये दोनों केसेस में मैं तुम्हें दिखाती हूँ। कर लिया बेटा नोट डाउन? Yes, मैम एक सेकंड। अच्छा, ठीक है। अब मेरा ना, मैं थक गई है चैप्टर को करवा करवा के। अब मेरा भी मन है कि अगले चैप्टर पे जाने का बहुत टाइम हो चुका है। अब ये चैप्टर को बस खत्म किया जाए, तभी वेडनेसडे को तुम्हारी एक एक्स्ट्रा क्लास लेंगे, थोड़ा लंबा चला लेंगे, जरूरत पड़ेगी तो। तुम्हारा मीटर ब्रिज पोटेंशियोमीटर का टॉपिक बचेगा आज, बाकी सारी चीजें खत्म करवा दूंगी। तो बस मीटर ब्रिज पोटेंशियोमीटर, थोड़ा सा गैल्वेनोमीटर, एमीटर, वोल्ट मीटर, ये वाला सारा जो पार्ट है वो उस दिन खत्म करके फिर चैप्टर तुम्हारा फिनिश कर देंगे। ठीक है, तो वो वाला एक पार्ट second। भी। अच्छा, अरे इतना थोड़ा सा ही तो लिख रखा है, तुम इतना टाइम कहाँ लग रहा है इसको लिखने में? अगर ऐसे लंबी लंबी डेफिनेशन लिखी हुई मैम तो हो अलग गया। बात है। मैम हो गया। चलो बहुत बढ़िया। तो बेटा अब जो होती है ना पावर, बैटरी के केस में पावर सप्लाई भी हो सकती है और पावर बैटरी दे भी सकती है। तो सपोज ये तुम्हारी बैटरी है, इसमें से कुछ V वोल्ट है इसके अक्रॉस वोल्टेज, और करंट कुछ इस तरीके से फ्लो कर रहा है, करंट कुछ इस तरीके से फ्लो कर रहा है। तो यही होती है करंट की डायरेक्शन, यही होती है करंट की डायरेक्शन। Yes, ma'am. So here power is supplied by the battery. Here power is supplied by the battery. ठीक है, तुम्हारी जो बैटरी है वो पावर सप्लाई कर रही है, पावर इज सप्लाइड बाय द बैटरी। EI के बराबर तुम्हारी पावर सप्लाई करेगी बैटरी। अब दूसरा केस देख लो। दूसरे केस में सपोज करंट की डायरेक्शन तुम लोग उल्टी कर दो। ठीक है, दूसरे केस में तो अगर तुम करंट की डायरेक्शन उल्टी कर दो तो इसका तो मतलब यही है ना कि चार्जिंग वगैरह कुछ हो रही है बैटरी में। यस अगर मैं करंट की डायरेक्शन कुछ इस तरीके से कर दूं अब,
तो इस सिचुएशन में पावर इज कंज्यूम्ड बाय द बैटरी, मतलब पावर इज सप्लाइड टू द बैटरी। ठीक है, पहले केस में पावर इज सप्लाइड बाय द बैटरी, इस केस में पावर इज कंज्यूम्ड बाय द बैटरी। सो दिस सॉर्ट ऑफ सिचुएशन यूजुअली हैपेंस ड्यूरिंग चार्जिंग ऑफ अ बैटरी। ये वाली जो चीज है ये होती भी चार्जिंग ऑफ अ बैटरी के दौरान ही है। इज दिस पार्ट ओके गाइस? यस मैम। Yes. ठीक है, तो बैटरी वाली चीज हम लोगों को समझ में आई है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट रेजिस्टर। तो बेटा अब रेजिस्टर के केस में भी कुछ ना कुछ हो रहा है। रेजिस्टर के केस में क्या हो रहा है, अगर हमारे पास कोई भी कंडक्टिंग एलिमेंट है, बल्ब हो सकता है, वायर हो सकती है, कुछ भी हो सकती है जिसकी कुछ रेजिस्टेंस होती है और उसके एंड्स के अक्रॉस कुछ पोटेंशियल डिफरेंस है, तो हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल डिफरेंस तक जाने में भी तो जो पोटेंशियल एनर्जी लूज होती है वो भी तो काउंट करोगे, Yes. यस है मैम। ना? तो बेसिकली इफ यू आर हैविंग अ चार्ज डेल्टा क्यू, इफ यू आर हैविंग अ चार्ज डेल्टा क्यू moves from higher potential to lower potential, in this case to lower potential, such that delta U, which is V delta Q, amount of energy is lost. Is this part okay? Yes. यस मैम। है ना? ये वाली चीज सबको समझ में आ रही है? ये वाली एनर्जी तो खो गई। अब ये खोती कैसे है? ये वाली एनर्जी हमेशा कैसे खोएगी? ये एनर्जी कंडक्टर अब्सॉर्ब कर लेगा, या तो फिर तुम्हारे पास हीट के फॉर्म में या फिर लाइट के फॉर्म में, कहीं ना कहीं तुम्हारे पास ये जो होती है चीज ही एमिट हो जाती है। तो यूजुअली यही होता है कि ये जो एनर्जी होती है कंडक्टर अब्सॉर्ब कर लेता है, उसका एटॉमिक लैटिस जो होता है वो इसको अब्सॉर्ब कर लेता है, जिससे उसका टेम्परेचर जो होता है वो थोड़ा सा बढ़ जाता है। इस इफेक्ट को कॉमनली जूल हीटिंग का भी इफेक्ट कहा जाता है। इज दिस पार्ट ओके? ये एनर्जी कहीं ना कहीं तो जाएगी ना, कहाँ जाएगी? ये कंडक्टर में चली जाती है, हीट के फॉर्म में आ जाती है। इज दैट ओके बेटा? यस मैम। ठीक है, तो Yes, अब यहाँ पर ma'am. भी अगर मैं पावर का लिखती हूँ, पावर इज व्हाट? पावर इज द रेट एट विच एनर्जी इज ट्रांसफर्ड। पावर इज रेट एट विच एनर्जी इज ट्रांसफर्ड। तो यहाँ पर भी तुम्हारे पास इक्वेशन तो पावर की सेम ही बनेगी ना, एनर्जी तो तुम्हारी सेम ही तरीके से ट्रांसफर हो रही है। पावर की अगर मैं इक्वेशन लिखती हूँ तो डेल्टा यू अपॉन डेल्टा टी तो हो जाएगी, तो ये तुम्हारे पास कितना आ जाएगा? v डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी। मतलब पावर यहाँ पर भी तुम्हारे पास vi के ही बराबर है। इज दिस पार्ट ओके? Yes. ma'am. यस ठीक मैम। है, अब यही वाली पावर को लेकिन तुम ओम्स लॉ से दो तीन अलग अलग टर्म्स में भी लिख सकते हो। अगर v को मैं आई आर की तरह लिख दूं तो ये आई स्क्वायर आर हो जाएगी, और अगर i को मैं v बाय आर के फॉर्म में लिख दूं तो पावर की वैल्यू v स्क्वायर बाय आर हो जाती है। तो ये तीनों एक्सप्रेशन ही हमारे काम आते हैं। ठीक है, ये क्लियर है बेटा? Yes. यस अब ना यहाँ पर इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि बैटरी के केस में हम लोगों ने देखा था कि बैटरी पावर सप्लाई भी कर सकती है और पावर कंज्यूम भी कर सकती है, बट रेजिस्टेंस हमेशा पावर कंज्यूम ही करेगी। रेजिस्टेंस ऑलवेज कंज्यूम्स पावर ओनली, क्योंकि हमेशा हायर से लोअर पोटेंशियल में तो जाएगा। तो रेजिस्टेंस ऑलवेज कंज्यूम्स पावर, कभी भी ऐसे वो पावर गिव आउट नहीं करेगी। रेजिस्टेंस ऑलवेज कंज्यूम्स पावर इंडिपेंडेंट ऑफ द डायरेक्शन ऑफ करंट। तुम्हारा डायरेक्शन ऑफ करंट कुछ भी हो, रेजिस्टेंस जो है वो हमेशा पावर जो होती है उसको कंज्यूम ही करती है। सही बात है बेटा? यस ठीक है, चलो अब आगे चलते हैं। अब यार हो क्या रहा है यहाँ पर, इस सिचुएशन में हो क्या रहा है? अब ये जो रेजिस्टेंस है, मैंने ये तो बोला कि ये जो ये एनर्जी है इसको ले रही है और इसको किसी ना किसी फॉर्म में रिलीज कर रही है। ठीक है, तो ये जो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस होता है ये यूजुअली इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस को थर्मल एनर्जी के फॉर्म में रिलीज कर देता है। तो अगर आप किसी भी सर्किट को कनेक्ट करते हो तो रेजिस्टेंस जो होती है मैम ये उसके क्यू के अंदर, टर्म्स में भी निकाल सकते हैं ना पूरा तो। हाँ I को निकाल लो। आई की जगह अगर तुम, ये आया तो है v डॉट डी क्यू बाई डी टी, है ना, वो तुम्हारा क्यू के टर्म्स में आ जाएगा। आई की जगह तुम क्यू, आई की जगह अगर तुम क्यू वाली जो एक्सप्रेशन है वो डाल दोगे तो क्यू के टर्म्स में आ जाएगा। टिपिकली यही वाले एक्सप्रेशन हमारे यूज होते हैं। सही है बेटा? जी मैम। ओके। ठीक है, अब मैंने क्या बोला कि ये जो रेजिस्टेंस है ये हीट भी जनरेट कर रही है। रेजिस्टेंस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर जनरेशन ऑफ हीट, for generation of heat in the circuit, और हमें पता है कि पावर, हमें पता है कितनी है पावर के, हमारे पास तीन एक्सप्रेशन है। पावर इज इक्वल्स टू vi which is equals to I square r which is equals to v square upon r. So power is nothing but the rate of generation of thermal energy.
यस मैम। है ना, जिस एनर्जी से तुम्हारी जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी का चेंज हो रहा है वही तो तुम्हारी एक तरीके से थर्मल एनर्जी में भी आएगी. सो दिस इज नथिंग बट रेट ऑफ जनरेशन ऑफ थर्मल एनर्जी. तो अब अगर तुमसे पूछा जाए कि सर्किट में कितनी हीट बन रही है तो कैसे बताओगे? इसको इंटीग्रेट कर दो ना, यस है ना. पावर का एक्सप्रेशन तुम्हें पता है, पावर कितना होता है, डीई बाई डी टी हो जाएगा एक तरीके से, कि एनर्जी जो है थर्मल एनर्जी वो किस तरीके से मेरी चेंज हो रही है. तो दिस इज इक्वल्स टू, सपोज मैं आई स्क्वायर आर एस को ले रही हूँ, तो अब अगर मैं इसको इंटीग्रेट कर देती हूँ तो हीट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, हीट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, दिस इज माई हीट, इंटीग्रल ऑफ आई स्क्वायर आर डी टी, टाइम के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे ना फ्रॉम 0 टू टी. तो बेटा यहाँ से आपके पास हीट की जो वैल्यू है वो आ जाती है, हीट आई की स्क्वायर वैल्यू आर आएगी, टी। IT वेरी गुड, आई स्क्वायर आर टी विच इज इक्वल्स टू वी आई टी which is also equals to v square upon r multiplied by t. तो पावर को आप टाइम से मल्टीप्लाई कर दो, आपके पास जो हीट जनरेटेड है वो आ जाएगी. इज दिस पार्ट ओके एवरीवन? yes यस मैम। ठीक है. तो यहाँ पे हमने दो चीजें क्या क्या समझी, कि एक तो भाई सेल के केस में क्या हो रहा है हमें दिख रहा है कि सेल के केस में वो एनर्जी कंज्यूम भी कर सकता है, एनर्जी गिव आउट भी कर सकता है. जो भी डायरेक्शन रहेगी तुम्हारी करंट की उसके हिसाब से सेल चलेगा. रेजिस्टर के केस में वो हमेशा तुम्हारा जो भी एनर्जी है उसको कंज्यूम ही करेगा, पावर को कंज्यूम ही करता है, उसको यूज करके वो कन्वर्ट कर देता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हीट एनर्जी में. तभी तुम देखते हो कि सर्किट में रेजिस्टेंसेस वगैरह ज्यादा टाइम तक होते हैं, ये बल्ब वगैरह ज्यादा टाइम तक होते हैं, तो ये गर्म भी हो जाते हैं. ठीक है, कभी कभी ऐसे इतने गर्म हो जाते हैं फट भी जाते हैं. चलो, ये वाली चीज तो हो गई डिस्कस. नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट थिंग व्हिच वी वांट टू अंडरस्टैंड. द नेक्स्ट थिंग व्हिच वी वांट टू अंडरस्टैंड इज कि व्हाट इज दिस मीनिंग ऑफ मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम. ये मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम क्या बोला है? तो इसका पहले एक डायग्राम समझ लो. इसका एक डायग्राम समझो. सपोज मेरे पास एक बैटरी है, और सपोज मेरे पास एक रेजिस्टेंस है. सपोज आई एम हैविंग सम रेजिस्टेंस आर एंड आई एम हैविंग अ बैटरी, ठीक है. दिस इज माय बैटरी एंड इट्स लुकिंग वेरी प्रिटी, सो आई एम वेरी प्राउड ऑफ इट. अब ये बैटरी के अंदर तुम लोगों को पता है कि ये बैटरी को हम ड्रॉ कर सकते हैं. एक उसके अंदर कुछ ईएमएफ होएगी और उसके साथ में अंदर कुछ इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस होएगी, उसकी इंटरनल रेजिस्टेंस जो होती है. सही बात है ना बेटा? तो एक छोटी रेजिस्टेंस आ गई, एक हमारे पास कुछ ईएमएफ आ गई. इज दिस ओके? yes ma'am यस मैम। ओके. तो अब यहाँ पे सपोज आई करंट इज फ्लोइंग इन द सर्किट, तो आई की वैल्यू हम कैसे लिख रहे थे? आई विल बी E इक्वल्स टू upon capital R plus small r वेरी गुड. ये जो स्मॉल आर और कैपिटल आर है ये तो तुम्हारे सीरीज में आ गए. तो आई की अगर मैं वैल्यू लिखूंगी तो इस तरीके से मेरी आई की कुछ वैल्यू आ जाएगी. तो यहाँ पर एक तरीके से मेरी बैटरी पावर कितनी इनपुट कर रही है, व्हाट इज द इनपुट पावर ऑफ माय बैटरी? बैटरी यहाँ पे दे रही है ना पावर, अपनी कितनी पावर दे रही है बैटरी? मैम आई की वैल्यू डाल देंगे आई स्क्वायर आर में। ई आई की वैल्यू अभी हम बोल देते हैं ई आई दे रही है. तो यहाँ पर अगर तुम आई की वैल्यू, हाँ ई आई तुम्हारी वैल्यू आ रही है, तो यहाँ पर अगर तुम डाल दोगे ये इसकी वैल्यू, मैम वी आई होगा ना मैम वो। VI होगा ना वही तो नहीं बैटरी तो ई आई देगी ना, बैटरी में मैम तो ई वहाँ है पे ना. पावर इनपुट में वी आई होता है ना। अरे तो वी क्या होता है? yes मैम आ गया ये तो पोटेंशियल अच्छा, डिफरेंस हाँ, ऑफ द ठीक है, बैटरी हो ठीक गया है, ना. यहाँ हाँ, पर ठीक है। मैंने वो ई लिख दिया, उसमें क्या है दिक्कत? ठीक नहीं है। मैम है ना? वही देखे ना पहले वही अच्छा चलो कोई दिक्कत की बात नहीं है. अब ये हमारा इनपुट हो गया. अब आउटपुट कितना आ रहा है यहाँ पर, मतलब जो रेजिस्टर के अक्रॉस एक्चुअल में डिसिपेट हो रही है वो कितनी होगी? ये तो इनपुट होगी ना, तो बैटरी की साइड से आ रही है. क्या बेटा? हाँ वेरी गुड, मैम I into small r वेरी गुड. आई स्क्वायर इंटू कैपिटल आर. रेजिस्टर के अक्रॉस देखेंगे ना, कैपिटल आर रेजिस्टर हमारा लोड है, तो इसके अक्रॉस हमारी कितनी डिसिपेट हो रही है वो आई स्क्वायर आर से आ जाएगी. तो यहाँ पे कुछ पावर लॉस हुआ नहीं हुआ? yes कितना पावर लॉस हुआ? I square into small r कितना पावर लॉस हुआ? आई स्क्वायर इंटू स्मॉल आर, है ना. वेरी गुड. तो यहाँ पर हमारे पास हो गई है कुछ पावर लॉस, यहाँ पे हमारे पास हो गई है कुछ पावर लॉस, जिसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? आई स्क्वायर स्मॉल आर के बराबर. ठीक है बेटा. तो अब तुम इस तरीके की सिचुएशन में देख सकते हो कि अगर तुम्हारी जैसे ये ई की वैल्यू कांस्टेंट है, मैं पावर स्मॉल आर, लॉस का फॉर्मूला कैसे है एक बार ये बता दो। ये माइनस कर दो ना इन दोनों को एक दूसरे से. यहाँ पर आई स्क्वायर डाल दो, यहाँ पर आई डाल दो, दोनों को माइनस करो. ओके मैम ठीक है। ठीक है, एक बार सॉल्व करने की कोशिश करो. ये आई स्क्वायर इंटू स्मॉल आर आएगा, वरना यहाँ पे कोई ट्रिक लगा लो. ई की वैल्यू डाल लो ना. यहाँ पर अगर मैं ई की वैल्यू डाल दूंगी तो मेरे पास क्या वैल्यू हो जाएगी? अगर मैं ई की वैल्यू इधर डालूंगी तो कितनी वैल्यू आ जाएगी? यहाँ पर आई स्क्वायर आर प्लस आई स्क्वायर स्मॉल आर नहीं आ जाएगा?
यस मैम ठीक है। है ना। तो यहाँ से सब्ट्रैक्ट करूंगी तो आई स्क्वायर आर मेरा पावर लॉस हो गया। अब बेटा मैं क्या तुम्हें बोल रही हूँ कि अगर तुम अपनी ये जो रेजिस्टेंस है एक्सटर्नल रेजिस्टेंस उसको चेंज करते रहोगे तो यहां से तुम ये देख सकते हो कि आउटपुट पावर जो है वो खाली एक्सटर्नल रेजिस्टेंस पे डिपेंड कर रही है ना। जो तुम्हारी आउटपुट पावर है दैट इज ओनली डिपेंडिंग ऑन एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। तो आउटपुट पावर अगर हमारी खाली एक्सटर्नल रेजिस्टेंस पे डिपेंड कर रही है वो भी किस तरीके से कर रही है, आई स्क्वायर आर के फॉर्म में। तो आई स्क्वायर आर में अगर मैं आई का एक्सप्रेशन यहाँ पे डाल दूं तो कितना हो जाएगा, ई स्क्वायर अपॉन आर प्लस आर का होल स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय आर। तो एक तरीके से तुम लोग देख सकते हो कि पावर जो है वो तुम्हारी रेजिस्टेंस अगर तुम बहुत ही ज्यादा इंक्रीज करते रहोगे तो पावर तुम्हारी जीरो हो जाएगी, है यस ना। मैम। जहां पे Yes. तुम्हारी रेजिस्टेंस इन्फिनिटी होगी वहां पे तुम्हारी जो आउटपुट पावर होगी वो जीरो हो जाएगी। आउटपुट Yes. पावर जो होगी वो जीरो हो जाएगी क्योंकि नीचे तुम्हारी आर स्क्वायर की टर्म है। तो इसी में मैं बता रही हूँ कि ऐसी कोई वैल्यू आएगी यहाँ पर रेजिस्टेंस की कैपिटल आर की जहां पे तुम्हारी सिस्टम में आउटपुट पावर मैक्सिमम हो रही होगी, वो निकाल सकते हैं ना हम लोग। मैम Yes, एक बार ma'am. दोबारा बोलने लाइन। मैं क्या बोल रही हूँ कि तुम्हारी जो पावर है दैट इज चेंजिंग विद दिस रेजिस्टेंस आर। तो हमने देखा कि आर इज इक्वल्स टू इन्फिनिटी पे तो आउटपुट पावर जीरो हो रही है। मैं क्या बोल रही हूँ कि कुछ ऐसी भी तो वैल्यू होनी चाहिए जहां पर ये जो रेजिस्टेंस की है कोई ऐसी पर्टिकुलर वैल्यू जिसमें मेरी जो पावर की वैल्यू है वो मैक्सिमम आ रही है। यस तो वो हम कैसे निकालेंगे, इसको डिफरेंशिएट कर लो, डिफरेंशिएट करके जीरो पुट कर देंगे आ जाएगी ना आर के टर्म्स में। तो अगर वो चीज हम करेंगे तो यहाँ पर मेरे पास दो टर्म्स आएंगी, मतलब एक बार निकालने की कोशिश करो क्या आएगा तुम्हारे पास। एक तो टर्म आ जाएगी ई स्क्वायर, सपोज आर को डिफरेंशिएट किया, ये आर प्लस आर स्क्वायर को कांस्टेंट रखा, ई स्क्वायर अपॉन कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर का होल स्क्वायर। और दूसरी टर्म आएगी इसका डिफरेंशिएशन, दूसरी टर्म आएगी इसका डिफरेंशिएशन। तो इसका डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, -2 है ना, तो -2 तो आ गया ई स्क्वायर आर अपॉन आर प्लस आर, दिस विल बी द एक्सप्रेशन। मैम This आर will be प्लस the आर का expression. होल क्यूब होगा ना। आर प्लस आर का, हाँ ठीक है, आर प्लस आर का होल क्यूब आ जाएगा। यस मैम। ठीक है, अब अगर मैं इसको सॉल्व करती हूँ, इसको अगर मैं सॉल्व करूंगी तो यहाँ पर तुम्हारा ई स्क्वायर तो कट गया, तुम्हारे पास बचेगा क्या एक तरीके से 2r अपॉन आर प्लस आर मस्ट बी इक्वल टू, ये तो पूरा का पूरा कैंसल आउट ही हो गया, मस्ट बी इक्वल टू 1, है ना। तो यहां से तुम्हारे पास आर और आर के बीच में क्या रिलेशन आया, कैपिटल आर और स्मॉल आर के बीच में। कैसे पॉसिबल है? एक बार दोबारा ये बोला सकते दोनों इक्वल होंगे। दोनों इक्वल आ गए ना हाँ, बेटा। मैंने equal क्या आ बोला, हमने जो आउटपुट पावर है उसका एक्सप्रेशन लिखा आई स्क्वायर कैपिटल आर के बराबर। तो यहाँ पर मैंने आई की ये जो वैल्यू आई थी वो पुट इन कर दी। अब मैं बोल रही हूँ कि अगर सपोज हमारी जो बैटरी है उसकी ईएमएफ फिक्स्ड है, उसकी इंटरनल रेजिस्टेंस फिक्स्ड है, तो एक तरीके से तुम्हारी आउटपुट पावर इज डायरेक्टली डिपेंडिंग कि तुम्हारी कितनी आउटपुट आ रही है पावर की, वो डायरेक्टली डिपेंड नहीं कर रही तुमने कितना लोड रेजिस्टेंस लगा रखा है उस पर। तो मैं बोल रही हूँ कि ऐसी कुछ लोड रेजिस्टेंस की वैल्यू होनी चाहिए जिससे मेरा जो सिस्टम है उसके अंदर मैक्सिमम पावर फ्लो कर रही हो। तो बेटा मैं तो वो वैल्यू फाइंड आउट करने की कोशिश कर रही हूँ, तो उसको फाइंड आउट करने के लिए हम वो वही मैक्सिमम मिनिमा का मेथड यूज कर रहे हैं। मैंने ये जो पावर आउटपुट वाली जो चीज है इसको डिफरेंशिएट कर दिया आर के टर्म्स में और जीरो पुट कर दिया। तो एक बार व्हेन आई विल डू दिस आई विल गेट द वैल्यू ऑफ 2r इज इक्वल्स टू r प्लस r बनेगा ना, 2r इज इक्वल्स टू r प्लस r बनेगा। तो तुम्हारे पास बेसिकली कैपिटल R की जो वैल्यू है दैट विल कम आउट टू बी इक्वल टू स्मॉल r। तो यही होता है, हाँ यही होता है तुम्हारा मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम, कि जब तुम्हारा जो लोड है दैट इज इक्वल टू द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द बैटरी, तब तुम्हारी मैक्सिमम पावर ट्रांसफर होती है। व्हेन इंटरनल रेजिस्टेंस एंड एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आर इक्वल, मैक्सिमम पावर इज बीइंग ट्रांसफर्ड एंड यू कैन इवन डिटरमिन द वैल्यू ऑफ दिस मैक्सिमम पावर। कैसे, ये जो फॉर्मूला इसके अंदर ये वैल्यू प्लग इन कर दो। फॉर्मूला क्या था हमारा, ई स्क्वायर अपॉन आर प्लस आर का होल स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय कैपिटल आर। सपोज ई स्क्वायर बाय 4r। हाँ, ई स्क्वायर बाय 4r आ जाएगा। अब इसको 4r लिख लो या फिर ई स्क्वायर बाय स्मॉल 4r लिख लो, जो तुम्हें लिखना है तुम लिख सकते हो, बट दिस इज द वैल्यू ऑफ मैक्सिमम पावर व्हिच इज फ्लोइंग इन द सर्किट। इज दिस पार्ट ओके? यस एक बार लास्ट वाली स्लाइड दिखा दो। हाँ बेटा, ठीक है। तो अब मैम यही ये ए स्क्वायर माइनस ए कैसे? बेटा इसको मैंने डिफरेंशिएट कर दिया। अगर आप इसको डिफरेंशिएट कर रहे हो तो मैंने बोला ये मेरी फर्स्ट टर्म है, ये वाली मेरी फर्स्ट टर्म है,
और ये वाली जो नीचे है ना, ये मेरी सेकंड टर्म है सपोज। तो पावर थ्योरम लगा के डिफरेंशिएट कर लो। अगर तुम्हें क्वेश्चन रूल लगाना है तो वैसे भी डिफरेंशिएट कर लो। अगर मैं r को डिफरेंशिएट करती हूँ 1 आएगा, तो मेरे पास खाली e स्क्वायर अपॉन r प्लस स्मॉल r का होल स्क्वायर आ गया। और अब आपने r को एज इट इज रख दिया, आप r प्लस r रेज टू -2 को डिफरेंशिएट कर रहे हो, तो यहाँ पर -2 आ जाएगा, -2 -1 3 आ जाएगा नीचे, है ना। तो ये वाली टर्म बन जाएगी ना बच्चा हमारे पास। क्लियर है बेटा ये चीज? ठीक है, ऐसे गुम तो नहीं हो गए ना बच्चे? डी पावर बाकी No. मतलब डी पावर आउटपुट बाकी डी आर 0 के बराबर क्यों रखा गया? आप बताओ मैक्सिमम मिनिमम कैसे फाइंड आउट करते हैं? ये तो डिफरेंशिएशन क्यों सीखी थी तुमने? इसी दिन के लिए तो सीखी थी। डिफरेंशिएशन की सबसे मेजर एप्लीकेशन, वन ऑफ द मेजर एप्लीकेशंस इज दिस ओनली, कि यू कैन सी दैट व्हेन इज समथिंग बिकमिंग मैक्सिमम, व्हेन इज समथिंग बिकमिंग मिनिमम। हाउ विल यू सी दैट? कि भाई यहाँ पर ये डाल दो ना एक्सप्रेशन के अंदर, ओके है ना। ये वाला जो चीज है ये तुम अपने एक्सप्रेशन के अंदर डालो। अगर तुम ये डिफरेंशिएशन कर रहे हो, फर्स्ट डेरिवेटिव निकालो, फर्स्ट डेरिवेटिव से जो भी वैल्यू आ रही है वो तुम्हारी मैक्सिमम या मिनिमम की होगी। फिर सेकंड डेरिवेटिव निकालो, उसमें डाल के देख लो कि मैक्सिमम आ रहा है मिनिमम आ रहा है। वो भी करना तो वो भी कर लो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। ऐसी तो करते थे ना बेटा डिफरेंशिएशन। Yes. जैसे किस किस टाइम पे मेरी कोई चीज मैक्सिमम या मिनिमम होगी, उसमें टाइम के रिस्पेक्ट में करते हो। अगर तुम्हें देखना है कि रेजिस्टेंस कौन सी है, क्योंकि यहाँ पे तो खाली एक रेजिस्टेंस वेरिएबल हो गई ना, तो रेजिस्टेंस के टर्म्स में डिफरेंशिएट करोगे ना बेटा। सही है, चलूं आगे? यस Yes. ठीक है, अब एक छोटी सी चीज और समझ लो कि यहीं से ना तुम एफिशिएंसी ऑफ अ बैटरी भी डिफाइन कर सकते हो। यहीं से तुम लोग एक और चीज डिफाइन कर सकते हो, विच इज एफिशिएंसी ऑफ अ बैटरी। जो हमारी वेडनेसडे की क्लास है ना, उसमें पहले एक बार सब बच्चे व्हीटस्टोन ब्रिज रिवाइज कर लेना। वो मीटर ब्रिज वगैरह में व्हीटस्टोन ब्रिज का अच्छा कॉन्सेप्ट लगता है। एफिशिएंसी का मतलब क्या होता है? रेशियो ऑफ, इट इज द रेशियो ऑफ फाइनल एंड इनिशियल। हाँ, फाइनल एंड इनिशियल। फाइनल एंड इनिशियल क्या? पावर, आउटपुट पावर टू इनपुट पावर, आउटपुट पावर टू इनपुट पावर ऑफ द बैटरी, टू इनपुट पावर ऑफ द बैटरी into 100। हाँ, इंटू 100 करनी है। वो एफिशिएंसी परसेंटेज में रिप्रेजेंट कर दो, वरना नॉर्मल कर देना। ठीक है, इसको ईटा से ही रिप्रेजेंट करते हैं। सो दिस इज इक्वल्स टू पी आउटपुट अपॉन पी इनपुट। सही है बेटा? यस ठीक है, तो अब इसका भी तुम लोग देख सकते हो कि अगर कोई ऐसी बैटरी है जिसकी आउटपुट बहुत ज्यादा है एज कम्पेयर टू अदर बैटरीज, तो इसका मतलब है कि उसकी एफिशिएंसी ज्यादा होगी। अब हम लोगों को पता है कि आउटपुट पावर कितनी होती है? आई आर के बराबर होती है, आई स्क्वायर आर के। हम लोगों ने अभी ये भी देखा कि इनपुट कितनी होती है बेटा? I square small r. नहीं, हाँ, आई स्क्वायर नहीं, वो तो हीट लॉस पी है आई ना, वो तो हीट लॉस है। इनपुट तो वो होगी ना कि बैटरी कितनी दे रही है। बैटरी तो ई आई के बराबर दे रही है ना। मैम इसको थोड़ा ई वैसे बना दो, इलेक्ट्रिक फील्ड लग रहा है ये। अबे यार, ईएमएफ ईएमएफ बना दूं क्या इसको? मैम एप्सिलॉन बना दो इसे। वही मैं बोल रही थी, इसको एप्सिलॉन बना देते हैं। सही है ना अभी? ठीक है, एप्सिलॉन इसको ईएमएफ होल स्क्वायर बैटरी। मैं भूल ही गई थी कि हाँ ये ई नहीं, वो होता है एप्सिलॉन। सही है, तो अब अगर मैं ईटा को रिप्रेजेंट करूंगी तो ईटा तो मेरे पास कितना आ जाएगा? आई स्क्वायर आर अपॉन एप्सिलॉन आई एक तरीके से आएगा, है ना। सो दिस विल बी आई आर अपॉन एप्सिलॉन। और इसी को अगर तुम्हें परसेंटेज में एक्सप्रेस करना है तो परसेंटेज में कितना हो जाएगा ईटा तुम्हारा? into 100 कर देंगे। आई आर अपॉन एप्सिलॉन इनटू 100। इज दिस ओके? यस मैम। ठीक है, अगर तुम्हें इसको और भी ज्यादा सॉल्व करना है तो इसको और सॉल्व करके लिख सकते हो। जैसे अब हमारे पास, हमें पता है कि आई की वैल्यू तुम्हारी एप्सिलॉन अपॉन आर प्लस आर है ना। आई की वैल्यू तुम्हारे पास एप्सिलॉन अपॉन आर प्लस आर होती है। तो इसका मतलब है कि मेरे पास आउटपुट कितना है, इनपुट कितना है, इनपुट कितना है? हाँ, इनपुट कितना है? एप्सिलॉन स्क्वायर अपॉन आर प्लस आर का हो, नहीं, आर प्लस आर का स्क्वायर थोड़ी होगा, आर प्लस आर एज इट इज। और आउटपुट कितना है हमारे पास? एप्सिलॉन स्क्वायर आर अपॉन आर प्लस स्मॉल आर का होल स्क्वायर। ठीक है, तो जब तुम यहां से निकालोगे एफिशिएंसी, तो तुम्हारे पास एफिशिएंसी प्योरली आर और आर के टर्म्स में आ जाएगी, है ना। जब इन दोनों को डिवाइड करूंगी तो तुम्हारे पास सिंपली आर और आर के टर्म्स में आ जाएगी ना बेटा। तो वहां से जो मेरे पास एक्सप्रेशन आया था वो आ गया था आर अपॉन आर प्लस आर मल्टीप्लाइड बाय 100। ठीक है, ये मतलब परसेंटेज में आ गई। इज दिस ओके?
यस मैम। ठीक है, तो तुम यहाँ से देख सकते हो कि एक्सटर्नल रेजिस्टेंस और ये वाली जो चीज है, ये यहाँ से भी हम लोग देख सकते हैं कि एफिशिएंसी हमारी कितनी आ रही है। अगर तुम्हें सर्किट्स गिवन है, उसमें पूछा है कि कौन सा ज्यादा एफिशिएंट रहेगा, किसमें एफिशिएंसी अच्छी रहेगी, तो आर के कंपैरिजन में ये वाला फॉर्मूला लगा के देख सकते हैं। तो ये दोनों फॉर्मूला सही है। सही है बेटा? मैम बस एक सेकंड। यस मैम। हाँ, ये नोट डाउन कर लो बस। फिर एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और है, उसके बाद क्वेश्चंस ही हैं इस टॉपिक से। सभी केस में लगे हुए हैं। हाँ, ये तो सभी केस में वैलिड हो गया ना, ये एक्सप्रेशन हमारा सभी केस में चल जाएगा। लिमिटेशन नहीं है कोई? क्या बेटा? मैम आइडियल कैपेसिटर क्या होता है? आइडियल कैपेसिटर वो हो गया जिसमें तुम्हारा आई थिंक एनर्जी लॉस वगैरह जिस हिसाब से हमने सारी कैलकुलेट करी है वही हो रही है, और किसी फॉर्म में लॉस नहीं हो रहा। डेल्टा एच 0 होता है। आई थिंक सो, डेल्टा एच 0 होता है मे बी। एक बार ये वाली चीज मैं एक बार बताती हूँ, आइडियल कैपेसिटर का क्या मतलब होता है, बट आई थिंक यही होगा कि जितना हमने हीट लॉस वगैरह उसमें जितना पढ़ा है ना, वो सीवी स्क्वायर के हिसाब से यस तो वो होता है। वैसे आइडियल कैपेसिटर की रेजिस्टेंस वाली चीज पर डिपेंड करेगा कि आइडियल कैपेसिटर जितना मुझे लग रहा है कि रेजिस्टेंस नहीं होनी चाहिए उस केस में। ठीक है, आइडियल कैपेसिटर हो वैसे गया। कैपेसिटर होंगे जिनमें रेजिस्टेंस ना हो गया। चलो अब एक फाइनल चीज पढ़ लेते हैं जो तुम्हारे घरों में चल रहा है। घरों में क्या चल रहा है पढ़ा होगा ना बचपन में, ये वाला कॉन्सेप्ट। घरों के अंदर तुम्हारी 220 वोल्ट की एसी सप्लाई आती है, यस मैम। 50 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी भी आती है यस मैम। है ना। तुम्हारे घर में सारे अप्लायंसेस घर में कैसे कनेक्टेड होते हैं? पैरेलली। हाँ बेटा, म्यूट कर लो अपने आप को, कहीं से बहुत डिस्टर्बेंस आ रही है बच्चा। थैंक यू वेरी मच। सारे अप्लायंसेस तुम्हारे पैरेलली कनेक्टेड होते हैं, बिल्कुल सही है। पैरेलली क्यों कनेक्टेड होते हैं? मैम क्योंकि उसमें वोल्टेज उनको इक्वल मिलती है ना। शॉर्ट ठीक सर्किट है, हो तो और कोई बिल्कुल सही। दो मैम रीजंस एक आ गए। अप्लायंस बंद करे तो मतलब सारे ना बंद। बिल्कुल सही यार, अगर सीरीज में तो मैंने एक स्विच बंद किया तो सारे बंद हो जाएंगे ना। सारे अब एक तो अच्छा रहेगा कि फ्यूज भी हुआ तब भी दिक्कत नहीं पड़ेगी। दूसरी चीज ये कि एक बंद करोगे तो बाकी सारे चलते रहेंगे। तीसरा यही कि वोल्टेज सबको इक्वल मिल गया, जिसको जितनी यूज करनी है वो यूज कर लेगा। सही है। अब तुम्हारे पास जो बिल आता है वो तो एनर्जी कंजम्पशन के ऊपर आता है ना। बिल तो Yes. तुम्हारे पास, हाँ बिल तुम्हारे पास एनर्जी कंजम्पशन के ऊपर आता है। और इसकी जो तुम्हारी बेसिकली एनर्जी कंजम्पशन की यूनिट होती है, ये होती है कुछ 1 किलोवाट आवर। किलोवाट आवर। 1 यूनिट इज इक्वल्स टू 1 into किलोवाट आवर। अब ये किलोवाट आवर क्या चीज है? कमर्शियल यूनिट। This is the commercial unit. And what is the meaning of this? That if you are using 1000-watt appliance, what In is your unit 1 of hour. power? watt power in Very 1 good. hour. Very good. 1000-watt appliance for 1 hour. For 1 hour consumes 1 unit of energy. Consumes 1 unit of energy. हाँ सही बोल रहे हो। मतलब हीट लॉस तभी नहीं होएगा जब उसके अंदर रेजिस्टेंस ना हो। अगर रेजिस्टेंस आएगी तो R² RT से हीट लॉस हो जाएगा ना। तो वही दोनों सेम चीज है कि अगर आइडियल कैपेसिटर भी हो जिसकी रेजिस्टेंस ना हो, जिसमें हीट लॉस ना हो। तो यहाँ से हम लोग देख सकते हैं कि 1 यूनिट का तुम्हारा क्या मतलब होता है? 1 किलोवाट आवर। इसको तुम कन्वर्ट भी कर सकते हो 1000 वॉट इनटू 3600 सेकेंड्स में। अगर हम कर देते हैं इसको कन्वर्ट तो ये जूल्स में आ जाएगी। 3.6 into 10 की पावर 10 की 6। पावर joules. 6 joules. So this is something which you guys have already studied before. चलो अब थोड़े से सिंपल क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ये वाला क्वेश्चन करना सॉल्व 1 सेकंड में सॉल्व करके बता दो। ये पहले सिंपल क्वेश्चंस हैं। आई दे रखा है, आर दे रखा है, टी दे रखा है। हीट की वैल्यू कितनी है? मैम 24 जूल। 24 वेरी गुड। इसमें तो ऐसे एकदम से इंस्टेंटली 4 into 2 into 3 20। सही है। चलो ये वाला बताओ, इसको सॉल्व करो। अब वो तो सिंपल था, अब यहाँ पे करो इंटीग्रेट। ठीक है, इस तरीके के क्वेश्चन आएंगे तो इंटीग्रेट तो करना पड़ेगा। डिफरेंशिएशन नहीं। डिफरेंशिएशन देखो कैसे करोगे। तुम्हें आई की वैल्यू गिवन है ना यहाँ पर, इस सिचुएशन में आई की वैल्यू गिवन है। अब तुम्हें पता है कि पावर तुम्हारी कितनी है? I² R होती है। एंड दिस विल बी इक्वल टू DH by DT ना। So this means DH will be equals to I² R dt. So to find the value of total heat, you will have to integrate this from 0 to T. ओके। सही है ना बेटा? अगर तुम्हें हीट गिवन है और करंट पूछा है तो डिफरेंशिएट कर लेना। तो एक बार इंटीग्रेट करके बताओ क्या आएगा। ये सिंपल इंटीग्रेशन है। हीट कितनी हो जाएगी तुम्हारी? देखो रेजिस्टेंस की वैल्यू 2 ओम गिवन है, वो बाहर लिख लेती हूँ। ठीक है, तुम्हें 5 सेकंड में निकालनी है तो 0 से लेकर 5 तक की लिमिट डाल देते हैं।
करंट की वैल्यू तुम्हें 2t + 1 गिवन है, तो 2t + 1 का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे dt। सही है ना? 300 नहीं आ रही बेटा, एक बार चेक करो, 300 तो नहीं आया था मेरा। ठीक है, तो जब मैं इसको फर्दर सॉल्व करूंगी तो क्या आ जाएगा, 2 × इंटीग्रेशन ऑफ 60 आ रहा है। 60 भी नहीं आ रहा मेरा, 443 आया था आंसर। अब एक बार चेक करो, दोनों की क्लोज नहीं हो बच्चे। इसको अगर सॉल्व करूंगी तो कितना हो जाएगा, ये 4t का स्क्वायर प्लस 4t + 1 dt। सही है ना? जब मैं इसको इंटीग्रेट कर दूंगी इंटीग्रेशन फाइनली, में तो 2 नीचे आएगा ना। क्या नीचे आएगा? हायर डिफरेंशिएशन। t n+1/n+1 होता है ना। हाँ, तो फिर इसको फिर ब्रैकेट वाली टर्म को तुम फिर सब्स्टिट्यूशन मेथड से करो। सब्स्टिट्यूशन मेथड से कैसे करोगे? यहाँ पर ये इसको खोलना नहीं पड़ेगा। अगर वैसे कर रहे हो तो इसको फिर सब्स्टिट्यूशन से करो। डाल देंगे ना। हाँ, सब्स्टिट्यूशन से इसको x डाल के कर लो, उसमें मुझे कोई दिक्कत नहीं है, बट आंसर सेम आना चाहिए। मैंने तो ये खोल दिया, मुझे ये ज्यादा इजी लगता है। अगर मैं इससे करूंगी तो क्या आ जाएगा, 4t का क्यूब अपॉन 3 प्लस 2t का स्क्वायर प्लस t फ्रॉम 0 to 5। अब डाल लो लिमिट्स, लिमिट्स डाल के क्या बन जाएगा, 2 × मैम ये t कैसे आ गया? कहाँ, 2t स्क्वायर के बाद ये 1 को इंटीग्रेट करोगे ना। मैम 17905 हाँ, तो कितना हो जाएगा ये, ओके। है ना? 1 t को की अगर पावर हम 0 इंटीग्रेट करेंगे, t की पावर 0 है ना, तो t की पावर 0 को इंटीग्रेट करोगे तो t की पावर 1 हो जाएगी ना। यस मैम। अगर तुम किसी भी कांस्टेंट को इंटीग्रेट करते हो तो जिस टर्म को इंटीग्रेट कर रहे हो उसको मल्टीप्लाई कर दो। अगर तुम 5t को डिफरेंशिएट करोगे तो 5 आएगा ना। तो ये 2 × कितना आ जाएगा, 4 × t का क्यूब, मतलब t का क्यूब है 5 5 25 × 4 is 500/3। मैम प्लस 1630/3 आ रहा है। अच्छा ठीक है, मैं बताती हूँ मेरा क्या आया था। इसको एक बार सॉल्व करो, मेरा 443.33 आया है आंसर। तो ये कितना हो जाएगा, 2t स्क्वायर कितना हो जाएगा, 5 5 25 50 और 5 + 55। तो दिस विल कम आउट एज 2 × 665/3। ये आंसर आया ना सबका। तो यहाँ से जो मेरी हीट की फाइनल वैल्यू आई थी, दैट वाज नियरली 443 जूल्स। 443.33 is the right answer, but this was the answer which I got. Is this okay everyone? यस मैम आ गया ये। यही आ रहा है, चलूं आगे। यस मैम। चलो, अब ये वाले सर्किट में फिगर आउट करना क्या क्या हो रहा है यहाँ पर। पावर सप्लाइड बाय 10 वोल्ट बैटरी। वाली स्लाइड। अच्छा, यस मैम। ठीक है बेटा। अब एक बार ये वाला क्वेश्चन देखो, पावर सप्लाइड बाय 10 वोल्ट बैटरी कितना है, कैसे करोगे इस वाले क्वेश्चन को बेटा। मैम 18 नहीं, 18 वोल्ट। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए तुम्हें आई की वैल्यू चाहिए होगी ना। तो यहाँ Yes, पर इस सर्किट की नेट ईएमएफ कितनी है, 6 वोल्ट। नेट ईएमएफ 6 वोल्ट है। आई की डायरेक्शन तो सही बनी हुई है, तो आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी तुम्हारी, 6/3 हो जाएगी ना, 2 एम्पेयर। 2 एम्पीयर। 2 एम्पियर। इसका मतलब है कि सबसे पहले तुम्हें क्या निकालना है, पावर सप्लाइड बाय 10 वोल्ट बैटरी। तो VI यूज कितनी हो जाएगी, 10 × 2 20 वॉट, 20 एम्पेयर। 20 वॉट, अच्छा हाँ सॉरी। है ना। सेकंड वाले केस में 4 वोल्ट ने कितनी कंज्यूम करी ये बताना है। तो कितनी कंज्यूम करेगा भाई, जितनी उस पे जाएगी वो भी तो VI के बराबर ही होगी। तो 4 × 2 8 वॉट। तो पावर कंज्यूम्ड बाय रेजिस्टेंस कितनी हो जाएगी, वो भी निकाल लो, I²R। करंट निकलते ही सारी चीजें आ गई ना, 4 × 3 12 वॉट। यस मैम। सिंपल सिंपल क्वेश्चन। यस यस मैम। वाला क्वेश्चन देखो, फाइंड द हीट डेवलप्ड अक्रॉस ईच रेजिस्टेंस इन 2 सेकंड्स। सेम तरीके से होएगा। हीट निकालने के लिए तुम्हें तीनों रेजिस्टर के अक्रॉस क्या चाहिए, I²RT का एक्सप्रेशन चाहिए, तो आई की वैल्यू चाहिए ना अक्रॉस ईच रेजिस्टर। मैम 2 एम्पेयर। किसके वो अक्रॉस, आ रही मैम। यस मैम हाँ, ओवरऑल पूरे सर्किट सर्किट की। ओवरऑल सर्किट की 2 एम्पियर करंट आ गई ना वो तो। यस ना मैम करंट ही। तो हाँ, अगर हम इसको रीड्रॉ कर लेंगे तो ये तो 3 आ गया, दिस इज 3 ohms।
दिस वन इज 6 और 3 का कितना आएगा? 2 ये आ जाएगा 2 और ये 5 ओम आ जाएगा। सही है ना? हाँ तो सही है तुम्हारी, वो तो सही आ गई करंट। चलो करंट निकालने में एक्सपर्ट हो गए बच्चे, ये अच्छा है। तो हमारा जो करंट है सर्किट के अंदर वो कितना आ गया हमारे पास? 20/10 विच इज 2 एम्पियर। अब इन तीनों के अक्रॉस तो इतना ही करंट होएगा। Yes, ma'am. करंट अक्रॉस ईच विल बी सेम। करंट अक्रॉस 3,2,5 ओम विल बी सेम क्योंकि सीरीज में है। तो इन तीनों के अक्रॉस जो हीट है वो कितनी हो जाएगी? Let me say this is resistance 1 and let me say this is resistance 2, this is 3 and this is 4. तो हीट अक्रॉस फर्स्ट रेजिस्टर कितनी हो जाएगी बेटा? I स्क्वायर RT 24 जूल। मैम 12। वेरी गुड। तो ये तो तुम्हारे पास I स्क्वायर RT वाला जो एक्सप्रेशन है ये तुम्हारा सब में वैलिड हो जाएगा। तो 3 ओम के अक्रॉस हो जाएगी 24 जूल्स। यस मैम। सही है ना? वैसे ही तुम ये 5 ओम के अक्रॉस भी बता दोगे H2, ये भी 40 I स्क्वायर जूल्स। RT से ये कितनी हो जाएगी? हाँ 2 का स्क्वायर 4, 4 into 5 40 बिल्कुल सही 40 जूल्स आ गई। अच्छा मैंने ओम लिख दिया ऊपर। अब ये जो बाकी बचे हुए रेजिस्टर है उसमें तो ये करंट तुम्हारा डिवाइड होएगा ना। जो बाकी बचे हुए रेजिस्टेंस हैं उसमें तुम्हारा जो करंट है वो डिवाइड होएगा। सही बात है ना बेटा? तो इसको तुम अब बताओ इन दोनों में करंट कितना कितना जाएगा? मैम ऊपर वाले मैम में 6 1/3 और नीचे वाले में 1/3। वेरी गुड। ऊपर वाले में 2/3, नीचे वाले में 1/3 जाएगा। तो निकालो उससे क्या वैल्यू आएगी हीट की। मैम ऊपर में 1/3 जाएगा ना। हाँ ऊपर में V/R से डिपेंड करता है ना, तो ऊपर वाले का रेजिस्टेंस ज्यादा है तो करंट कम जाएगा। हाँ सही है, यस मैम, तो 1/3। ठीक है। तो यहाँ पे बताओ कितनी वैल्यू आ जाएगी H3 की? 4/3। नहीं, मेरी 16/3 आई। यस मैम मेरी भी 16/3 आ रही है ना? I स्क्वायर का करोगे अगर तुम्हारे पास तो कितना आ जाएगा I स्क्वायर? एक बार निकालो फिर से। यस मैम। मैम नीचे वाले में 32/3 आ रही है। ठीक है, ठीक है। तो ये कैसे किया? ये H3 ऐसे निकालेंगे बताओ बच्चों। मैम उसका फिर करंट निकालेंगे ना पर पर्टिकुलर कैपेसिटर के। हाँ तो करंट कितनी जाएगी इस वाले सिचुएशन में? मैम 6 ओम वाले के अलोंग जाएगी 2/3 एम्पेयर और 3 ओम वाले के अलोंग 4/3 एम्पेयर। यस हाँ ठीक है। तो एक तरीके से अगर मैं इसका स्क्वायर करूंगी तो 2/3 का होल स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय रेजिस्टर कितना है तुम्हारा? 6 ओम का तो रेजिस्टर ही है ना, मल्टीप्लाइड बाय टाइम विच इज 2। तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो मेरा जो आंसर आया था वो 16/3 जूल्स आया था। यस मैम यही आ रहा है। ठीक है। और वैसे ही अगर H4 निकालेंगे तो इसमें ज्यादा जाएगा। दो को डिवाइड कर देंगे तो यहाँ पे जाएगा 4/3 का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 3 ओम का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 2 अगेन। तो यहाँ पर तुम्हारी कितनी वैल्यू आ जाएगी? 32/3। हाँ 32/3 जूल्स। ठीक है। इस तरीके के क्वेश्चन में कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं होगी ना? कर लोगे ना? ऐसे कंफ्यूज तो नहीं यस होगे? मैम। नो मैम। मैम ये 2/3 कैसे हो गए? अच्छा बेटा 2/3 कैसे होएगा? देखो तुम्हारा जो करंट होता है पैरेलल के अंदर तुम्हें पता है कि जितना तुम्हारा करंट जाएगा वो 1/R के रेशियो में जाता है। तो यहाँ पे जो तुम्हारा करंट है वो 1/2:1 हो जाएगा ना। यहाँ पर अगर तुम I1:I2 कैलकुलेट करोगे 1/6:1/3 आएगा। So this will be equal to, if I multiply this entire thing by 6, 1:2 हो जाएगा ना। तो 2 को अगर तुम डिवाइड कर दोगे 3 से तो तुम्हारे पास 2/3 बनेगा। इसका मतलब है कि एक ब्रांच में 2/3 एम्पियर जाएगा और दूसरी ब्रांच में 4/3 एम्पियर जाएगा। दिस इज अ शॉर्टकट टू सॉल्व दीज काइंड ऑफ क्वेश्चंस। इज इट ओके बेटा? यस मैम। ये 4/3 कैसे किया? 6 ओम और 3 ओम रेजिस्टेंस है ना बेटा, तो हमने देखा ना कि I1 रेशियो I2 शुड बी इक्वल टू 1:2। वो अगर 6 ओम वाली में से 2/3 जाएगा तो 4 जो 3 ओम वाली है उसमें से 2 into I1 हो जाएगा ना बच्चा, तो 4/3 जाएगा। ठीक है। क्या होता है बताओ, कहां दिक्कत आई? ये हमारा ये तुम्हारी चीज हर जगह पे वैलिड है जहां पर तुम्हारा पैरेलल सर्किट है। जहां पे तुम्हारा पैरेलल सर्किट है वहां पे ये शॉर्टकट हर जगह पे वैलिड है। पैरेलल सर्किट में तुम कैसे निकालते हो? वोल्टेज इनके अक्रॉस सेम होती है ना। पैरेलल सर्किट में तो वोल्टेज जो होगी वो इनके अक्रॉस सेम रहती है। सपोज दोनों ब्रांचेस में करंट गया, यहाँ पे कुछ I1 करंट गया, यहाँ पे कुछ I2 करंट गया। ये R1 था, ये R2 था। तो भाई I की वैल्यू तो V/R होती है ना बेटा, है ना? तो I1:I2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? वोल्टेज तो दोनों के अक्रॉस कांस्टेंट है, 1/R1 + 1/R2, 1/R1 रेशियो 1/R2 हो जाएगी ना बच्चा।
सही बात है ना बेटा? तो यहाँ से मैं I1 और I2 की दोनों वैल्यू निकाल सकती हूँ ना। अगर मुझे I पता है देन आई कैन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ I1 एंड I2 बोथ। इज इट ओके? Yes, ma'am. ठीक है, अब ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करना। ये तुमने ऐसे 9th-10th में भी क्वेश्चन सॉल्व किया है, तो दिक्कत परेशानी का है नहीं। In an Indian household, 2 fans each of 100 watt run for 3 hours. 2 lights each of 50 watts are switched on for 8 hours and 1 air conditioner of 1000 watt runs for 2 hours. एनर्जी तुम्हें बोल रखी है 10 पर यूनिट है, कितना इलेक्ट्रिक बिल आएगा ये बताओ। कैसे निकालते हैं? फैन का कितना हो जाएगा? फैन की कितनी टोटल यूनिट लगी? 2 फैन चले, 1000 वोट के 100 वोट के थे और 3 घंटे के लिए चले। 3 घंटे के लिए चले तो 600 वॉट आर तो फैन ने कंज्यूम कर ली। सही है ना? अब आ जाओ लाइट पे। 34 रुपीज आ रहा है इसका। हाँ 34 रुपीज इज द राइट आंसर। अब लाइट पे आ जाओ। लाइट में क्या होता है, 2 लाइटें तुम्हारे पास 50 वॉट की है, तो 2 into 50 और उसको तुमने 8 घंटे के लिए चला रखा है, तो ये चलाओगे तो तुम्हारे पास 800 वॉट आवर आ जाएगा। एंड फाइनली व्हाट यू आर हैविंग इज यू आर हैविंग एन एसी। मैंने भी अभी अपने रूम का एसी लगा रखा है। 34 रुपीज आ रहा है। 34 रुपीज इज द राइट आंसर। तो ये तुम्हारा 1000 का है, एक ही एयर कंडीशनर है, तो 2 घंटे के लिए चलाया तुमने, तो ये हो गया 2000 वॉट आवर। तो टोटल वॉट आवर कितने हो गए? 3400। टोटल हो गए, हाँ टोटल हो गए तुम्हारे 3400 वॉट आवर, विच इज इक्वल्स टू 3.4 किलो वॉट आवर, विच इज इक्वल्स टू 3.4 यूनिट। तो इस तरीके से तुम अपने घर में लेके घूमो, जो ऐसे नए नए एसीज वगैरह आते हैं ना, उन पे लिखा होता है कि वो कितना कंज्यूम करते हैं। तुम अपने घर में सारी की सारी चीजों का ये निकाल के पूरा का पूरा घर का जो बिल आ रहा है वो वेरीफाई कर सकते हो कि सही आ रहा है नहीं आ रहा। मैम 1000 वॉट से ज्यादा होता है वैसे। हाँ बट 1000 वॉट से ज्यादा, तो बट ये तो क्वेश्चन के लिए हमने कम ले लिया ना, ताकि तुम्हारी कैलकुलेशन इजी हो जाए। 34 रुपीज। बेटा म्यूट कर लो बच्चा। थैंक यू वेरी मच। आज ये किसी बच्चे की डिस्टर्बेंस आ रही है। सही है? ज्यादा है तो ब्लेम कर दे बीएससी पे। हाँ ज्यादा आएगा तो क्लेम कर दो, फिर देखो तुम्हारे घर वाले भी खुश होंगे कि चलो बच्चा भी ऐसे 12th क्लास में ही है बट हमारे पैसे बचा लिए बच्चे ने। मैम कहीं ना घर वाले खुद ही बोल देते रहने दे। नहीं नहीं ऐसा नहीं होगा। हम इतना एक्सपेरिमेंट करते हैं। नहीं कोई नहीं, ये सब नहीं होएगा। चलो अब ये वाला क्वेश्चन करो। कैसे करोगे? ये क्वेश्चन अच्छे होते हैं, ऐसे बल्ब वगैरह वाले तुम्हारे से पूछ भी दिए जाते हैं थोड़े बहुत। 3 बल्ब है, तीनों को तुमने सीरीज में कनेक्ट कर रखा है, उनको डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर ब्राइटनेस में अरेंज करना है। तो ब्राइटनेस ना, सबसे पहले ये चीज समझ लो कि बल्ब के केस में जो तुम्हारी ब्राइटनेस होती है दैट विल डिपेंड ऑन दी पावर। जितनी ज्यादा पावर होगी उतनी ज्यादा ब्राइटनेस आएगी। सही बात है ना? सब अग्री कर रहे हैं ना सब बच्चे? तो अब तुम्हारे पास 3 बल्ब है, एक तुम्हारे पास B1 है सपोज, एक B2 है, एक B3 है। तीनों के तुम्हें बता रखी है 220 वोल्ट के हैं और इनकी रेटिंग तुम्हें दे रखी है। कितनी दे रखी है? एक की दे रखी है 100 वॉट, एक की दे रखी है 50 वॉट और एक वॉट। इनको तुमने सीरीज में कनेक्ट किया है। तो अब तुम्हें बताना है कि ब्राइटनेस किसकी ज्यादा कम होगी। मैम B1 ग्रेटर देन B2। नहीं B1 सबसे बड़ा है, उसके बाद B2, उसके बाद B3। हम B1 B2 और B3 का रेशियो निकाल ले उसमें। तो सबसे बड़ी ब्राइटनेस किसकी है? B1 की। अच्छा, तो यहाँ पे इसको सॉल्व कैसे करोगे? तुम्हें वोल्टेज दे रखी है और पावर दे रखी है, रेजिस्टेंस मैम निकाल इसका सकते हो। रेजिस्टेंस निकालते हैं। रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा? V²/P। मैम वोल्टेज का रेशियो भी तो निकाल के डायरेक्ट कर सकते हैं। वैसे निकाल लो, वोल्टेज तो तुम्हारी सेम है ना तीनों के अक्रॉस। 220 वोल्ट दे रखी है तीनों के अक्रॉस, बोल रखा है। मैम बट डिवाइड भी तो होगा। इस केस में 220 वोल्ट ही दे रखी है सबके अक्रॉस। तो सबके अक्रॉस सपोज अलग अलग तुम्हारी सप्लाई लगी हुई है वोल्टेज की। लो ये मैं हटा देती हूँ यहाँ से। सबके अक्रॉस तुम्हारी कुछ सप्लाई लगी हुई है वोल्टेज की सपोज। मैम फिर आई का रेशियो निकाल लेंगे, वो भी सेम आएगा। एक बार ये वाला क्वेश्चन मैं चेक करती हूँ, बट इस वाले क्वेश्चन में जैसे सॉल्व करने के तुम्हें गिवन था कि रेटिंग कितनी है उसकी, 100 वोल्ट और 220 वोल्ट, मतलब वो 200 वोल्ट कंज्यूम कर रहा है और वोल्टेज उसकी 220 वोल्ट अगर है तो 100 वोल्ट उसकी पावर आ रही है वहां से। तो यहाँ से मैम ऐसे तो फिर पैरेलली हो जाएंगे। मैंने जैसे सॉल्व किया था, मैं तो तीनों की रेजिस्टेंस निकाल ली थी। तो मेरी R1 की जो वैल्यू थी V पे क्योंकि डायरेक्टली डिपेंड कर रही है, होगा तो फिर आई मतलब करंट का रेशियो निकाल लेंगे और अगर सीरीज में तो नहीं वो सही बोल रहे हो। मैं एक बार ये क्वेश्चन फिर से चेक करूंगी। यस आई थिंक अंकित सही बोल रहा है। अगर यहाँ पर हम रेजिस्टेंस निकालेंगे ना बेटा, तो रेजिस्टेंस तुम्हारी पावर से इनवर्सली प्रोपोर्शनल है इस सिचुएशन में, क्योंकि वोल्टेज तो तुम्हें 220 गिवन है।
तो यहाँ पे अगर रेजिस्टेंस पावर से डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो तुम्हारी 100 वोल्ट वाली जो रेजिस्टेंस है वो सबसे कम होगी, यस यस मैम। मैम, है ना? वो उससे कम होगी, फिर B2 होगी, फिर B3 होगी। हाँ सही है, ये वाली चीज आ गई हमारे पास। तो अब पावर जो होती है तुम्हारी, पावर तो तुम्हारी कुछ I²R हो जाती है ना। सपोज अब यहाँ पर क्या है, सपोज तुम्हारे को पहले ये सारे बल्ब अलग अलग गिवन थे, ठीक है? इसको कुछ इस तरीके से इमेजिन करो क्वेश्चन को, कि सपोज तुम्हें पहले ये सारे बल्ब अलग 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 गिवन थे, तुमने तीनों की रेजिस्टेंस निकाल ली, अब इन तीनों को हमने पैरेलल में लगा दिया, तो अब इनके अक्रॉस I वाली चीज सेम होगी ना, तो पावर विल बी डायरेक्टली रिलेटेड टू रेजिस्टेंस। यहां से अगर तुम पावर का रेशियो निकालोगे तो तुम देखोगे कि R3 वाला जो रेजिस्टेंस है, B3 वाला जो है, उसकी पावर सबसे हाईएस्ट है, which means that brightness of B3 will be greater as compared to 2 and as compared to 1. Is this okay? यस मैम, ठीक है, इन बल्ब्स को ऐसे इमेजिन करो कि पहले तुम्हारे पास 3 बल्ब है, उन सबकी रेजिस्टेंस निकाल लिया करो, उसके बाद देखा करो कि हाँ भाई सीरीज में लगाया, पैरेलल में लगाया, क्या वोल्टेज डिवाइड हो रही है, क्या करंट डिवाइड हो रहा है। ठीक है, अब एक बार ये वाला क्वेश्चन देखो, अगर इन्हीं 3 बल्ब्स को हम पैरेलल में लगा दे तब क्या होगा? मैम B1 की ब्राइटनेस सबसे ज्यादा होगी। ठीक है, अब इस सिचुएशन में हमने क्या देखा था कि रेजिस्टेंस जो है R1 सबसे कम आई थी, R2 उससे ज्यादा थी और R3 उससे ज्यादा थी। अब तुम अगर पैरेलल में लगा रहे हो तो पैरेलल में तुम्हें वोल्टेज वाला एक्सप्रेशन यूज करना पड़ेगा ना। पैरेलल में पावर का जो एक्सप्रेशन यूज करोगे तुम वो यूज करोगे V²/R। तो इन केस ऑफ पैरेलल पावर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस। तो अब यहाँ पर क्या होगा, तुम्हारा जो बल्ब 1 है वो सबसे ज्यादा ग्लो करेगा एज कंपेयर टू बल्ब 2 एंड बल्ब 3। इज दिस पार्ट ओके एवरीवन? यस ठीक है, तो चलो फिर ये वाली चीज में इतना ही पढ़ना है। इसके एक दो अजीब अजीब जो बल्ब के क्वेश्चंस और होते हैं वो मैं नेक्स्ट क्लास में तुम लोगों को, जब एक्स्ट्रा क्लास अपन लेंगे वेडनेसडे को, तब सॉल्व करवाती हूँ। वेडनेसडे को क्लास है? हाँ बेटा, वेडनेसडे को ना, बल्कि तुम्हारी एक एक्स्ट्रा क्लास भी रखेंगे। एक्स्ट्रा क्लास तुम्हारी रखेंगे अपन लोग सुबह के टाइम पे, ठीक है? और फिर शाम के टाइम पे तुम्हारी जो क्लास है वो तो है ही। वो